धातुओं की प्राप्ति या धातुओं का जो निष्कर्षण है वो किस तरीके से होगा, उस चीज को हम समझ लेते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि जो हमारी सक्रियता श्रेणी है उसमें जो धातुएं हैं अलग अलग प्रकार की, भाई कुछ ऐसी हैं जो बड़ी क्रियाशील धातु हैं, कुछ ऐसी हैं जो मध्यम क्रियाशील है, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं है, जैसे कि सोना और चांदी। तो हम क्या करते हैं, सभी धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं धातुओं की प्राप्ति। बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें से अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो हमें मिलती हैं जमीन के अंदर से। मतलब ये कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अयस्क और खनिज जो है जमीन के अंदर किस जगह पर प्रचुर मात्रा में है। बात समझ में आई? तो हम देख रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं की प्राप्ति। और कैसे करेंगे भाई? तो देखो, हमारे पास अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनका हम निष्कर्षण करते हैं विद्युत अपघटन के माध्यम से। कौन सी धातुएं होती हैं? तो भाई सिंपल सी कहानी है। कौन सी? सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कुछ ऐसे ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे कि Zn, Fe, Pb और Cu कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट्स ये निकलेगा अपचयन द्वारा। कैसे? तो आप ऑक्साइड का यदि कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं तो उस समय पर आपको ये 4 धातुओं की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो प्राकृतिक अवस्था में ही पाई जाती है, जैसे कि सोना और चांदी। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो, अब देखना ऐसे कई जगह पर जो है अफ्रीकन कंट्रीज में दिखाया जाता है कि कई जगह पर जो है नदी में लोग जाल लेकर बैठे रहते हैं और सोने के छोटे छोटे टुकड़े उसमें आकर फंस जाते हैं। तो सिर्फ कुछ ही ऐसी धातुएं हैं, पर वो जो टुकड़े रहेंगे वो भी पूरी तरीके से सोने के नहीं होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उसको दोबारा फिर शोधन या परिष्करण करना बहुत जरूरी है। कहानी समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो विद्युत अपघटन द्वारा मिलती हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपचयन द्वारा मिलती हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं स्टूडेंट जो प्राकृतिक अवस्था में ही पाई जाती हैं। अब इन सभी धातुओं को जब जमीन के अंदर से हम निकालते हैं तो वहां पर हमको मिलते हैं 2 प्रकार के पत्थर। कौन से 2 पत्थर हैं? मान लेते हैं एक पत्थर हमारे पास ये है, एक चट्टान हमारे पास ये है। एक काम करते हैं, रुको, खेल ही खत्म कर देते हैं इसका, ठीक है? बहुत हुआ नाटक। चलो, एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो ये है आपका पत्थर ए और ये जो है आपका, ये है आपका पत्थर ब। तो एक तरफ पत्थर ए है, एक तरफ पत्थर ब है। अब आपको किसका निष्कर्षण करना है भाई? आपको जो है लोहे का निष्कर्षण करना है। किसका करना है? तो लोहे का करना है। तो लोहे का निष्कर्षण करने के लिए क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इसमें जो है, मान लेते हैं कि इसमें जो है 14% लोहा है। मान लेते हैं कि ये जो पत्थर है, क्योंकि इसमें और भी तो धातुएं होंगी ना, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जो पत्थर ए है इसमें 14% लोहा है और दूसरे वाले में मान लेते हैं कि 42% लोहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप लोहे का निष्कर्षण करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? तो आप जो है वो दूसरे वाले पत्थर को लेंगे, आप इस वाले पत्थर को लेंगे। तो ये जो पत्थर है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है अयस्क, ऐसा खनिज, और ये कहलाता है खनिज। ये क्या कहलाता है भाई? खनिज। कहानी समझ में आ गई? तो खनिज क्या होगा, अयस्क क्या होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा। भाई कोई भी ऐसा पत्थर, कोई भी ऐसी चट्टान, कोई भी ऐसा आपका जो है चट्टान का टुकड़ा जिसके अंदर जो है बहुत ही कम मात्रा में कोई एक धातु पाई जाती है, जिसका आप निष्कर्षण करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ऐसा खनिज जिसमें किसी एक पर्टिकुलर धातु की मात्रा ज्यादा होती है, किसी एक निश्चित धातु की मात्रा ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं अयस्क। तो एक तरफ खनिज है, एक तरफ है आपका अयस्क। एक तरफ खनिज है और एक तरफ क्या है? आपका अयस्क है। बात समझ में आ गई? तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। उसको अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और साथ में आप ये नोट करेंगे कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। बात समझ में आ गई? तो खनिज और अयस्क में हमने डिफरेंस भी देख लिया। अब जल्दी से हम एक काम करते हैं, धातुओं को प्राप्त करने के लिए पूरा एक फ्लो चार्ट होता है, उसको हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई अब आपको अयस्क तो मिल गया, अयस्क का चयन हमने कर लिया, पर ये जो अयस्क आपको मिला है इसका सांद्रण जरूरी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो क्या होगा कि हम अलग अलग विधियों द्वारा
अयस्क को परिवर्तित करेंगे किसमें? सांद्र अयस्क में। अयस्क को हम परिवर्तित करेंगे किसमें? सांद्र अयस्क में। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अयस्क का सांद्रण। हम अयस्क को परिवर्तित करेंगे सांद्र अयस्क में और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अयस्क का सांद्रण। अब ये जो अयस्क का सांद्रण है ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर यदि आपसे कोई पूछ ले कभी तो आप 4 जो टोटल 6 होते हैं इसके तरीके, इसमें से हम 4 जो हैं इसको लेकर चलते हैं। कौन से? गुरुत्वीय पृथक्करण, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम गेहूं में से भूसा अलग करते हैं, धान में से उसके छिलके अलग करते हैं सूपे के माध्यम से, तो इसी तरीके से ये पृथक्करण है, इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण। अच्छा, एक क्या है? झाग प्लवन विधि, इसको हम झाग उत्प्लावन विधि भी कह सकते हैं। साथ में हमारे पास है निश्चालन। कौन सी चीज है भाई? निश्चालन। और क्या है? चुंबकीय पृथक्करण। अब ऐसा कोई खनिज है जिसमें क्या होगा कि आपको यदि आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है, लोहे का निष्कर्षण करना है, तो उस समय पर आपको करना पड़ेगा चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, पहली स्टेप सबको क्लियर होनी चाहिए भैया। जो अयस्क है उससे आप बनाओगे सांद्र अयस्क। अयस्क से सांद्र अयस्क बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे अयस्क का सांद्रण। जैसे ही अयस्क का सांद्रण हुआ उसके बाद आपको मिल गया सांद्र अयस्क। अब क्या होगा? अयस्क अभी मिला है, हमें चाहिए शुद्ध धातु, तो आप क्या करेंगे? अब आप उसका क्या करेंगे? ऑक्साइड बनाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्साइड का बनना। अब सांद्र अयस्क जो है उसमें हम ऑक्साइड का बनना देखेंगे, और ये जो ऑक्साइड का बनना होता है स्टूडेंट्स, ये 2 प्रक्रिया होती हैं। एक होता है भर्जन, एक होता है निस्तापन, जिसके बारे में हम डिटेल में बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्योंकि आपके पास सांद्र अयस्क था, अब आपने परिवर्तित किस में कर दिया भाई? धातु ऑक्साइड में। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड का बनना, मतलब धातु ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। और उसके लिए 2 चीजें बड़ी जरूरी है, एक है आपका भर्जन और दूसरा है आपका निस्तापन। बात समझ में आ गई? अब देखो, धातु ऑक्साइड अपने को मिल चुका है, अब क्या करेंगे? इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। कौन सी चीज बाहर निकालेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकालने का मतलब क्या है भाई? अपचयन, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन बाहर निकालने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपका अपचयन। अब अपचयन यदि होगा तो अपचयन किस तरीके से हो सकता है? विद्युत अपघटन के द्वारा हो सकता है या ऊष्मा के द्वारा हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, धातु ऑक्साइड से आप यदि अपचयन करोगे, धातु ऑक्साइड का आप यदि अपचयन करोगे तो आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी अशुद्ध धातु। और इसके पीछे 2 कहानियां हैं, पहला आपका विद्युत और दूसरा ऊष्मा। तो विद्युत और ऊष्मा 2 ऐसे तरीके हैं जिससे आप धातु ऑक्साइड का अपचयन कर सकते हो, और अब आपको जो धातु मिलेगी वो कैसी होगी भाई? अशुद्ध धातु होगी। अब जो धातु मिलेगी वो कैसी होगी? अशुद्ध धातु होगी। पर हमें जो है शुद्ध धातु चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अब उसका परिष्करण करेंगे या फिर शोधन करेंगे। तो हम इसको परिष्करण भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? आपका शोधन। बात समझ में आ गई? तो क्या धातु ऑक्साइड से क्या मिल गई आपको? अशुद्ध धातु मिल गई। अशुद्ध धातु जो थी उससे जब आप शुद्ध धातु वापस से प्राप्त करना चाहोगे तो उस प्रक्रिया को आप शोधन कहोगे या फिर कहोगे परिष्करण। क्लियर? और ये शोधन या परिष्करण जो है ये कितने प्रकार से हो सकता है? तो भाई विद्युत अपघटन से हो सकता है। और कैसे हो सकता है? तो क्षेत्र शोधन हो सकता है जिसको हम जोन रिफाइनिंग कहते हैं। और क्या हो सकता है? वर्ण लेखन हो सकता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं। ये चीजें सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है इसके उदाहरण पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल या अभिक्रिया नहीं पूछते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो विद्युत अपघटन से, क्षेत्र शोधन से, वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी से, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन से। बात समझ में आ गई? तो जब आप इनमें से कोई एक करेंगे तो आपको मिलेगी शुद्ध धातु। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर धातु जो है ये इस फ्लो चार्ट को फॉलो नहीं करती है। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनका सीधे आप अयस्क से क्या बन मिल जाता है? धातु ऑक्साइड, उसे सीधे शुद्ध धातु। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें सब कुछ लगता है। कुछ ऐसी धातु होती हैं जिनका सिर्फ विद्युत अपघटन कर दिया जाता है और वो आपको शुद्ध रूप में मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक जनरल फ्लो चार्ट है। कुछ धातुएं कुछ प्रोसेस को, प्रक्रिया को फॉलो करती हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो इनमें से कुछ प्रक्रिया को फॉलो नहीं करती हैं। बात समझ में आई? पर ये जनरल फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए। मजे की बात क्या है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कक्षा 12वीं में भी है, जहां से आपको नीट या जेईई में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, अयस्क है, सांद्र अयस्क है, धातु ऑक्साइड है, अशुद्ध धातु है, शुद्ध धातु है। अयस्क से सांद्र अयस्क बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण।
सांद्र अयस्क से धातु ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्साइड का बनना। धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं अपचयन। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम शोधन या फिर बोलते हैं परिष्करण। अब आपके अयस्क का जो सांद्रण है उसकी 4 प्रक्रिया हैं, ये सारी नहीं पढ़नी है अपने को। ऑक्साइड का बनना जो है इसमें 2 प्रक्रिया हैं, 2 प्रोसेस हैं। कौन सी आपका भर्जन है और निस्तापन है, ये दोनों बिल्कुल हमको पढ़नी है। अपचयन जो है उसमें 2 है, विद्युत द्वारा या ऊष्मा द्वारा, ये दोनों भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। और अशुद्ध धातु से हम जो शोधन करेंगे उसमें हमको या परिष्करण करेंगे उसमें हमको पढ़ना है सिर्फ हमारी विद्युत अपघटन। कहानी समझ में आ गई? तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बड़े काम की चीज है। और यदि आप अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये जनरल साइंस का भी एक पार्ट है। कक्षा 10वीं के साथ साथ कक्षा 12वीं के साथ साथ ये जनरल साइंस का भी एक पार्ट है। और यहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। पूरी जो प्रोसेस है उसको अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो। इसको आपने नोट कर लिया है, होपफुली आपने इस वाले भाग को भी नोट कर लिया होगा जिसमें हमने ये देखा था कि किस धातु का किस प्रकार से हम परिष्करण करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। साथ में हमने खनिज और अयस्क के बीच में अंतर जान लिया है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको बढ़िया तरीके से नोट करेंगे। और अब हम 1 बाय 1 ये देख लेते हैं कि कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील है, उनका निष्कर्षण कैसे होगा, कुछ मध्यम क्रियाशील है, उनका निष्कर्षण कैसे होगा, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो निम्न क्रियाशील हैं, उनका निष्कर्षण कैसे होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपने यदि इसे नोट कर लिया है तो बैक टू द टॉपिक, यहां पर चलते हैं और देखते हैं 1 बाय 1 की जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण जो है किस प्रकार से किया जाता है। चलिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी धातुएं निम्न में होगी, कौन सी मध्यम में होगी और कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो उच्च क्रियाशील है। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है भाई, 3 भाग में इसको जो है क्या करना है, विभाजित करना है ना। तो सबसे पहले क्या किया भाई, उच्च क्रियाशील। तो देख लो देख लो देख लो, उच्च क्रियाशील में कौन सी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है। तो उच्च क्रियाशील जो होगी इसमें होगी हमारी कौन सी, तो देखो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, आपका मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। कुछ इसी तरीके से हमारे पास है मध्यम क्रियाशील। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है मध्यम मध्यम मध्यम। तो मध्यम क्रियाशील में कौन सी होगी भाई, तो आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है। और कुछ इसी तरीके से निम्न क्रियाशील जो होगी, अच्छा निम्न में भी अब ये नहीं कि हम जो है हमारे सिलेबस में गोल्ड या सिल्वर यानी कि सोना और चांदी ये निम्न में नहीं है, ठीक है। निम्न क्रियाशील जो रहेगी इसमें हम देखने वाले हैं सिर्फ किसके बारे में भी, कॉपर के बारे में देखने वाले हैं और Hg के बारे में देखने वाले हैं। तो ये सारी धातुएं जो है इसका मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूं कि भाई निष्कर्षण कैसे होता है। बात समझ में आ गई? चलो तो निम्न में हम सिर्फ 2 ही धातुएं देखेंगे, एक होगी आपकी Cu और दूसरी वाली होगी स्टूडेंट्स आप लोगों की Hg, ठीक है ना। तो इसको आप बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो और मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं। कहां से शुरू करें, क्या कहते हो, उच्च से करें, मध्यम से करें या फिर करें हम निम्न से? तो एक काम करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और बढ़िया तरीके से इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट करो, कर लिया, सिंपल सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम चलते हैं निम्न क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की तरफ और देखते हैं कि पिटारे में से कौन सी चीजें निकलती हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट देखना है क्योंकि बिना फ्लो चार्ट के कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो हम निष्कर्षण देख रहे हैं बच्चों निम्न क्रियाशील धातुओं का। अब भाई निम्न क्रियाशील धातु यदि है तो इसका कोई ना कोई अयस्क तो पक्का पक्का होगा और जो अयस्क होगा उसका हम क्या करेंगे, तो अयस्क का हम सबसे पहले करने वाले हैं सांद्रण। तो हमें मिलेगा सांद्रित अयस्क और ये जो सांद्रित अयस्क हमें मिलेगा ये कैसा मिल सकता है भाई, सल्फाइड अयस्क मिल सकता है। तो आपको अयस्क मिल चुका है जो कि सांद्रित है, जो कि सल्फाइड अयस्क है। आप क्या करोगे, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका भर्जन किया जाता है। अब ये भर्जन क्या होता है भाई, तो भर्जन होता है किसी भी अयस्क को गर्म करना ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में
ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ज्यादा ऊष्मा देकर गर्म करना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? भर्जन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही आपने इसका भर्जन किया तो भर्जन करने से क्या होगा? सीधे धातु अलग हो जाएगी। सीधे जो है वो धातु अलग हो जाएगी। मतलब ये कि यहां पर आपको जो है अपचयन और ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली भर्जन के बाद ही आपको धातु मिल जाएगी। सिंपल सा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले पास में है आपके अयस्क। इस अयस्क का क्या किया आपने? जैसे ही आपने इसका सांद्रण किया आपको मिला सांद्रित सल्फाइड अयस्क। और ये जो आपका सांद्रित सल्फाइड अयस्क है इसका क्या हो गया भाई? तो इसका हो गया आपका भर्जन। क्लियर? जब आपने भर्जन किया तो वो जो धातु आपको मिली वो अशुद्ध है। वो कैसी है? तो ये धातु जो मिली है आपको, ये कैसी है? अशुद्ध है। कभी कभी शुद्ध मिलती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग तरीके से जो खेल है वो बनता है। ठीक है, तो धातु कैसी हो गई? तो भाई अशुद्ध हो गई। तो फिर क्या करोगे? शोधन करोगे और फिर आपको जो है मिलेगी 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 बिल्कुल मिलेगी शुद्ध धातु। बात समझ में आ रही है? तो रिएक्शन को कोई भी स्टूडेंट नहीं देखेगा बाबूजी। क्लियर है कहानी? सबसे पहले अयस्क लिखा जाएगा, फिर सांद्रित अयस्क लिखा जाएगा जो कि सल्फाइड रूप में होगा, फिर भर्जन तक चलेंगे। भर्जन एक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, भर्जन इज भूनना। बहुत ज्यादा तापमान पर जब भी किसी चीज को हम भूनते हैं तो उसको हम कहते हैं रोस्टिंग, यानी कि भर्जन। जैसे आपने भर्जन किया आपको मिलेगी अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु का फिर आपने शोधन कर लिया जिसको आप रिफाइनिंग या परिष्करण कहते हो, और हो गया यहां पर बल्ले बल्ले, और आपको जो चीज मिली वो क्या है भाई? आपकी शुद्ध धातु। बात समझ में आ गई? तो पहले फ्लो चार्ट बनाओ, पहले फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, अब आते हैं किस पर? तो हम दो धातुओं के बारे में देखने वाले हैं। कौन सी दो धातुएं हैं भाई? एक तो हमारा पारा यानी कि पारद यानी कि मरकरी है, एक तो हमारा पारद है, मरकरी है, और दूसरा जो है वो है आपका कॉपर। देखो इसमें सोना और चांदी मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, वो सीधे सीधे जो है आपकी लीचिंग एक प्रक्रिया होती है, निश्चालन एक प्रक्रिया होती है, वहां से हो जाता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो Hg हो गया और क्या हो गया भाई? आपका Cu हो गया। 1 बाय 1 दोनों के लिए देख लेते हैं। फ्लो चार्ट आप बना चुके हैं। अब देखिए कहानी कैसी होगी। सिनाबार करके एक अयस्क होता है, सिनाबार करके एक अयस्क होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं HgS, या आप इसको और क्या कह सकते हो भाई? मरकरी सल्फाइड। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो ये हो सकता है आपका मरकरी सल्फाइड। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका मरकरी सल्फाइड है उसको आपने ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में गर्म किया, आपने भयंकर वाला ताप दिया, तो इससे क्या हुआ? सबसे पहले वो ऑक्साइड में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? आपका ऑक्साइड में। देखो HgS था, आपने इसको ऑक्सीजन से परिभाषा जो क्या है अभिक्रिया करा दी, तो आपको क्या मिला? क्या है ये रिएक्शन? हाँ बराबर है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो आपने सिनाबार यानी कि HgS की अभिक्रिया करा दी, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो उस दशा में आपको क्या मिला भाई? 2H2O मिला। ठीक है, HgO मिला, सॉरी 2HgO मिला। अब ये HgO क्या है? तो ये है आपका मरकरी ऑक्साइड। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप यदि धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप उनके ऑक्साइड बना ले, फिर आप उसका क्या कर दें? फिर आप उसका अपचयन कर दें जिससे ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी और आपको जो है धातु मिल जाएगी, है ना? अब ध्यान से देखो, तो भाई आपको 2HgO तो मिल गया पर हमें चाहिए Hg। हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस में है भाई? मरकरी में। तो फिर हमने क्या किया? वापस से हमने इसको गर्म किया। तो ये जो अभिक्रिया है ये 2 चरण में होगी होगी होगी। ये पहला चरण होगा आपका और ये दूसरा चरण होगा। तो पहले चरण में आपको मरकरी का ऑक्साइड मिल गया स्टूडेंट्स। पहला जो चरण था इसमें आपको क्या मिल गया? तो आपका जो मरकरी था उसका ऑक्साइड मिल गया। अब आप क्या करोगे? अब ये जो मरकरी ऑक्साइड है, अब ये जो आपका मरकरी ऑक्साइड है, अब आप इसको ताप देना शुरू करेंगे, अब आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे और इससे क्या होगा? आपको मरकरी जो है धातु जो है वो मिल जाएगी। तो आपको यहां पर अब मरकरी धातु मिल गई। तो यहां पर कौन सी चीज मिल गई? मरकरी धातु। और ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में चली जाएगी क्योंकि वो गैसीय अवस्था में है, तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इतनी सी कहानी है, एकदम सिंपल सी कहानी है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको HgS यानी कि सिनाबार लेना है
और इसकी आपको भर्जन करवाना है। भर्जन जब आप करवाओगे तो क्या होगा, तो अब ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में आप उसको गर्म करोगे, बहुत सारी ऑक्सीजन होगी, बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उत्पाद बदल सकता है, अभिक्रिया ठीक से नहीं होगी। ठीक है, आपको क्या मिला भाई, HGO मिल गया। अब यहां पर कौन सी चीज मिल गई आपको, HGO मिल गया। फिर आपने HGO को जब और गर्म किया तो क्या मिला आपको, Hg मिला। जब आपने HGO को और गर्म किया तो आपको फिर क्या मिला, Hg मिला, और यही तो हमें चाहिए था। हो गई ना बात खत्म, यस और नो, ऑक्सीजन ऊपर चलेगी। क्या कहते हो, कहानी बड़ी सिंपल है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। मैं आपको लेकर चल रहा हूं इसके बाद वाले उदाहरण, यानी कि कॉपर की तरफ। ठीक, नोट कर लिया है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो तांबा है हमारा, कॉपर है हमारा, इसका निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ एक अभिक्रियाएं जो है उसको हमने पहले से लिख कर रखा हुआ है ताकि समय बच जाए और आपकी तैयारी जो है वो इफेक्टिव तरीके से हो जाए। तो तांबे के लिए क्या करोगे, तो देखो फिर से सल्फाइड ओर है आपका, जो तांबा है ये, इसके लिए फिर से क्या है आपका, सल्फाइड ओर है। ठीक है, अब ये जो सल्फाइड ओर है बच्चों ध्यान से देखना, इसको फिर आपने ऑक्सीजन से गर्म किया। आपका जो अयस्क है, ओर है, अयस्क क्या होता है, तो भाई ओर होता है, अयस्क अयस्क अयस्क। बात समझ में आ रही है, तो अयस्क क्या होता है, तो अयस्क को हम लोग बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं, ओर। बात समझ में आएगी, तो अयस्क क्या कहलाता है इंग्लिश में, ओर कहलाता है। खनिज जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका मिनरल। क्या कहलाता है, मिनरल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि आपने क्या किया, आपने जो है, आपने क्या किया, आपने कॉपर सल्फाइड, आपने क्या किया, कॉपर सल्फाइड लिया, राइट। अब कॉपर सल्फाइड जो रहेगा आपका, ठीक है, अब आप उसको ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में क्या कर रहे हो भाई, तापमान दे रहे हो, आप गर्म कर रहे हो उसको। हम क्या कर रहे हैं, तांबे का निष्कर्षण देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इसको गर्म किया, आपको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड से क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड हो गया। जैसा मरकरी के साथ हुआ था वैसा ही उसके मौसी के बेटे कॉपर के साथ में हुआ। ध्यान से देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यस और नो। तो अब देखो, ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर निकल गया, इसका मतलब ये कि फिर यहां पर अपचयन उपचयन जैसी अभिक्रियाएं जो हैं वो हो रही है। अब देखो, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो अब कॉपर ऑक्साइड आपको जो मिला है, और हमें क्या चाहिए भाई, हमें कॉपर चाहिए, मतलब अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये अभिक्रिया की। देखो ये थोड़ी सी अलग है मरकरी से, है ना, पारे से थोड़ी सी डिफरेंट है। कॉपर ऑक्साइड की हमने अभिक्रिया करा दी कॉपर सल्फाइड के साथ में, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने करा दी स्टूडेंट्स कॉपर सल्फाइड के साथ में, और हमें कौन सी चीज मिली, तो हमें जो है कॉपर धातु मिल गई, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो थी वो आपकी वातावरण में चली गई। इस तरीके से अभिक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है ये पूरी हो जाएगी, और हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से तांबे का निष्कर्षण करते हैं, है ना। चलो इसको भी अपनी कॉपी में नोट किया जाए, तो तांबे का निष्कर्षण पूरा हो चुका है, मरकरी का यानी कि पारे का निष्कर्षण भी पूरा हो चुका है। मरकरी और पारा ये एक ही चीज होती है, इसका भी निष्कर्षण पूरा हो चुका है। कहानी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखो, इतनी सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से सुननी है, ठीक है। देखो 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 सॉरी, वे सभी धातुएं जो निम्न क्रियाशील है, वे सभी धातुएं जो निम्न क्रियाशील है, जैसे कि आपका तांबा या फिर आपका जो मरकरी है, वे धातुएं जो निम्न क्रियाशील हैं, जैसे कि आपका मरकरी या फिर आपका जो पारा है, तांबा, अच्छा इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन है, ठीक है। जो आपका तांबा है या फिर आपका पारा है, जो आपका कॉपर है या फिर मरकरी है, इसका हमने जो है क्या देख लिया है अभी, इसका हमने देख लिया निष्कर्षण। अब किसकी तरफ चलेंगे, मध्यम की तरफ चलेंगे। अब किसकी तरफ चलेंगे, जो मध्यम हमारी धातुएं होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, सोना, सॉरी आपका लोहा हो गया, और क्या हो गया भाई, जिंक हो गया, और क्या हो गया आपका मैग्नीज हो गया। तो इनका हम निष्कर्षण कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द यदि ऐसा है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, हम वहां पर भी उसका निदान करेंगे। क्लियर, चलो ये वाली बात देख ली, निम्न क्रियाशील धातुओं का हमने निष्कर्षण देख लिया है। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, मध्यम क्रियाशील धातुएं जो होती हैं उसका हम निष्कर्षण किस तरीके से करेंगे।
बात समझ में आ रही है? तो गाड़ी जो है हमारी उसको हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो है हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं कि भाई मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं इसका हम निष्कर्षण किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, सबसे पहले आपके पास क्या है भाई? तो आपके पास सबसे पहले है अयस्क। आपके पास सबसे पहले जो चीज है वो क्या है? अयस्क है। ठीक है, अब अयस्क जो है उसको क्या करना पड़ेगा भाई? सांद्रित करना बहुत जरूरी है। सांद्रित नहीं करोगे तो आप अच्छे तरीके से किसी भी धातु को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया? अयस्क को सांद्रित कर दिया। जो भी अयस्क था उसको हमने क्या कर दिया? सांद्रित कर दिया। अब यदि हमने अयस्क को सांद्रित कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? दो प्रकार के अयस्क हमको मिलेंगे। हम पहली बात तो ये कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हैं? तो हमारे पास आयरन है, जिंक है, हमारे पास आयरन है, जिंक है और कौन सा है आपका? मैग्नीज है। अब हम कह रहे हैं कि अयस्क जो रहेगा हमारा वो कार्बोनेट भी हो सकता है। अयस्क जो रहेगा हमारा वो कार्बोनेट भी हो सकता है और क्या हो सकता है भाई? सल्फाइड भी हो सकता है। ठीक है, अच्छी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। चलो अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अयस्क है ये कार्बोनेट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है भाई? सल्फाइड हो सकता है। ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क यदि होगा तो उसका हम करेंगे निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क यदि होगा तो उसका हम क्या करेंगे भाई? निस्तापन करेंगे। अब निस्तापन क्या होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या बिल्कुल लिमिटेड सप्लाई यदि ऑक्सीजन की होगी तो वैसी अभिक्रिया यदि आप करोगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? निस्तापन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। तो निस्तापन क्या है स्टूडेंट्स? यदि ऑक्सीजन नहीं है और फिर किसी चीज को आप यदि गर्म कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? निस्तापन। तो हमेशा याद रखो, ये पूछ लिया जाता है कार्बोनेट अयस्क आपका जो होगा इसका होगा निस्तापन और सल्फाइड अयस्क जो होगा आपका इसका होगा भर्जन। कार्बोनेट अयस्क का होगा निस्तापन, सल्फाइड अयस्क जो है इसका क्या होगा? आपका भर्जन होगा। जैसा कि अभी हमने देखा था किसके समय पर? तांबे के समय पर और आपका जो पारद यानी कि पारा है उसके समय पर। ठीक है, अब देखो एक रास्ते से जो है आपका कार्बोनेट अयस्क जा रहा है, इसका हो गया निस्तापन। ये जो आपका कार्बोनेट अयस्क था इसका हो गया भाई निस्तापन और जो निस्तापन हुआ तो हमें मिला धातु ऑक्साइड। हमें कौन सी चीज मिली? तो हमें मिला आपका धातु ऑक्साइड। अभी धातु नहीं मिली है, अभी कौन सी चीज मिली है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का फिर हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। अब हम धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे। जब हम धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे हमें मिलेगी अशुद्ध धातु। अभी भी शुद्ध धातु नहीं मिली है। इतना आसान नहीं होता है बाबूजी किसी भी धातु को प्राप्त कर लेना। बात समझ में आ रही है? बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरती है एक धातु, उसके बाद हमें मिलती है शुद्ध धातु। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, हुआ क्या? सांद्रित कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन हो गया, आपको मिला धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड जो होगा उसका क्या हो जाएगा भाई? अपचयन हो जाएगा। जब उसका अपचयन होगा तो आपको मिलेगी अशुद्ध धातु। धातु ऑक्साइड का जब अपचयन होगा बच्चों तो आपको कौन सी चीज मिलेगी? तो आपको मिलेगा अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु का हम क्या करते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, हम उसका शोधन कर देते हैं और हमें जो चीज मिलती है हम उसको कहते हैं शुद्ध धातु। क्या कहते हैं? शुद्ध धातु। बात समझ में आ गई? तो अब आपके पास अपचयन करने के बाद आपको अशुद्ध धातु मिली है। अशुद्ध धातु का आपने शोधन कर दिया है और आपको मिल रही है शुद्ध धातु। क्लियर? तो इतनी सी कहानी थी। शुद्ध धातु आपको मिल चुकी है। ऐसा ही होगा आपके सल्फाइड अयस्क के साथ में। कार्बोनेट अयस्क को तो भाई निस्तापन कर दिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पर जो आपका सांद्रित सल्फाइड अयस्क होगा आप इसका करेंगे भर्जन। क्या करेंगे बच्चों? तो इसका करेंगे बेटा भर्जन। भर्जन करने से क्या होगा? सल्फाइड यानी सल्फर बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा। तो सांद्रित सल्फाइड अयस्क का हम कर देंगे भर्जन, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म कर देंगे, हमें मिलेगा धातु ऑक्साइड। हमें कौन सी चीज मिलेगी? तो हमें जो चीज मिलेगी वो है धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड को फिर आपने क्या किया? अपचयन कर दिया। अब आपको फिर से धातु मिली। कैसी मिली? तो भाई अशुद्ध धातु मिली। अब अशुद्ध धातु मिली, क्या कर दिया आपने? उसका शोधन कर दिया। अब आपको मिल गई शुद्ध धातु। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का तरीका, उसका फ्लो चार्ट हम इसे कह सकते हैं, रेखीय आरेख हम इसे कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं इसका फ्लो चार्ट। बात समझ में आ रही है? तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद में आप लोगों को आयरन,
जिंक और मैग्नीज के लिए 1 बाय 1 जो है बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इनके अयस्क में से इनकी शुद्ध धातुओं को प्राप्त करते हैं ना। इतना नोट कर लो। चलो डन, पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम किसका करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है जिंक का निष्कर्षण करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिए। हमारे पास दोनों प्रकार के अयस्क हो सकते हैं। कौन से कौन से? तो भाई सांद्रिक कार्बोनेट अयस्क हो सकता है, सल्फाइड अयस्क हो सकता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं आपका जो जिंक है उसका निष्कर्षण। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सल्फाइड अयस्क यदि है जिंक का तो हम उसका भर्जन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको गर्म कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ZnS है इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, कॉन्सेप्ट्स बड़े आसान होते हैं, बट जो शब्दावली होती है, जो वर्ड्स होते हैं विज्ञान में, वो कभी कभी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये आपका जिंक ब्लेंड है। आपने क्या किया? इसका भाई भर्जन किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने इसको गर्म कर दिया। जब आपने इसको गर्म किया तो क्या हुआ? ZnO आपको अलग मिल गया, आपको जिंक ऑक्साइड मिला है। क्या मिला है? जिंक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपके वातावरण में चले गई। मान लेते हैं कि जो जिंक है आपका, ठीक है, वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, सल्फाइड अयस्क के रूप में नहीं है। तो कार्बोनेट अयस्क वाला यदि जिंक होगा तो आप उसको क्या करेंगे? सीधे गर्म करेंगे, फिर से आपको जिंक ऑक्साइड मिल गया। पर क्या हमें जिंक ऑक्साइड चाहिए था? नहीं, हमें जिंक ऑक्साइड की जगह पर चाहिए था जिंक। तो हम क्या करेंगे? हम अपचयन करेंगे और इसके ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखिएगा इस कहानी को। बड़ी सिंपल है कि इसमें से ऑक्सीजन मुझे बाहर निकालना है। मुझे यहां से ऑक्सीजन बाहर निकालना है, यहां से भी ऑक्सीजन बाहर निकालना है। अब दोनों एक ही तो है ना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? तो भाई मैं यहां पर करूंगा अपचयन। क्या करने वाला हूं इसका मैं? तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अपचयन। जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था। देखो, धातु ऑक्साइड यदि आपको मिलेगा तो आप उसका क्या कर दोगे? आप उसका कर दोगे अपचयन और आपको मिल जाएगी अशुद्ध धातु। क्या मिल जाएगी? अशुद्ध धातु। तो आप ध्यान से देखिएगा कि धातु ऑक्साइड आपके पास जो था, आपने बेटा उसका अपचयन कर दिया और आपको मिल गया जिंक, और यही तो हमें चाहिए था। पर अभी ये अशुद्ध है। अभी ये कैसी है? अशुद्ध है। जब हम इसका शोधन करेंगे, परिष्करण करेंगे, ठीक है, तो उस दिशा में हमको क्या मिल जाएगी? उस दशा में हमको मिल जाएगी शुद्ध धातु। तो आप इसको नोट कर लो। सिंपल सी कहानी है, बढ़िया तरीके से ऐसे ही अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे कुछ और तत्वों के तरफ। ठीक, नोट किया जाए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, ये जो CO2 बन रही है ये भी कहां चली जाएगी भाई? ऊपर वातावरण में चली जाएगी। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का भी निष्कर्षण हो चुका है। पहले आपके पास सल्फाइड अयस्क था, यहां पर आपके पास कार्बोनेट अयस्क था। एक का भर्जन किया, दूसरे का निस्तापन किया। सारी जो कहानी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, और ZnO की जब आपने अभिक्रिया कराई किसके साथ? कार्बन के साथ में, तो आपको क्या मिला? Zn मिला। ये कैसा होगा? आपका अशुद्ध होगा। तो ये कैसा होगा? तो बच्चों ये होगा आपका अशुद्ध। फिर हम इसका शोधन करेंगे, हम इसका परिष्करण करेंगे। कैसे करेंगे? विद्युत अपघटन के द्वारा कर सकते हैं। तो हमको जो है शुद्ध जिंक मिल जाएगा, और साथ में मिल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपकी चली जाएगी वातावरण में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं आगे। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कहानी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इस तरीके से जो जस्ता यानी कि जिंक है, हम इसका कर सकते हैं भाई निष्कर्षण। ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जिंक का करेंगे, मैग्नीज का करेंगे, और करने वाले हैं आयरन का निष्कर्षण। चलिए, तो जिंक का हो गया है, चलते हैं अब मैग्नीज की तरफ। जिंक का हो गया है, अब चलते हैं मैग्नीज की तरफ। और मजे की बात क्या है कि जिस अभिक्रिया को यहां पर अभी हम देख रहे हैं, इसको ऑलरेडी हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। देखो, क्या आपको यहां पर मैग्नीज ऑक्साइड दिख रहा है? अब मैग्नीज ऑक्साइड को आप क्या करोगे? आप सीधे, अब देखो यहां पर क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड कैसे बनाए इसकी बात नहीं हो रही है। अब इस बात की ये बात हो रही है कि मैग्नीज ऑक्साइड जो रहेगा, इसमें से मैग्नीज को कैसे अलग करेंगे। तो करना क्या है? करना क्या है भाई? सीधी सी कहानी है, विस्थापन अभिक्रिया है।
क्या है ये? एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया? तो आप बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्यों है विस्थापन? लिख जा भाई सही से। तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्यों है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया? तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहां पर MnO2 है। एल्यूमिनियम जो है वो आपके मैग्नीज से ज्यादा क्रियाशील है। एल्यूमिनियम जो है स्टूडेंट्स वो मैग्नीज से ज्यादा क्रियाशील है, तो क्या करेगा? मैग्नीज को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, क्या मैग्नीज में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है? यदि मैग्नीज में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि MnO2 जो है उसका क्या हो रहा है भाई? आपका अपचयन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका MnO2 है, MnO2 जो है इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है, उसमें भी Mn जो है इसका हो रहा है अपचयन। इसका क्या हो रहा है भाई? अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो है इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है आपका उपचयन। तो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? तो एल्यूमिनियम का हो रहा है उपचयन और MnO2 जो है इसका क्या हो रहा है? आपका अपचयन। बात समझ में आ गई? तो क्या ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होनी चाहिए? तो बिल्कुल ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होनी ही चाहिए। तो ये एक प्रकार की क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्योंकि एक ऐसी अभिक्रिया, सारी चीजों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले अध्याय में, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन और रिडक्शन यानी कि अपचयन दोनों होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? तो ये एक प्रकार की क्या है? तो ये है भाई एक प्रकार की आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? तो मैग्नीज जो है इस तरीके से निष्कर्षित किया जा सकता है अपने किसी ऑक्साइड से। तो याद रहे, यदि आपको किसी भी तत्व को उसके ऑक्साइड से बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके पड़ोस में उससे भी ज्यादा क्रियाशील जो तत्व है उससे करवानी पड़ेगी अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण हमने पीछे भी देखा था, ध्यान से देखो। देखो ये आपका जिंक जो था, इससे ऑक्सीजन बाहर निकालने के लिए हमने किसको उपयोग किया था भाई? कार्बन को। अच्छा, इसका एक डीप बात यह है, इसको हम एलिंगम डायग्राम से भी करते हैं। एक होता है एलिंगम आरेख। यदि कोई पूछे कि कार्बन ही क्यों उपयोग करते हैं, तो थोड़ा सा क्लास कक्षा 12वीं का है ये, पर आप लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स की उसके पीछे कारण है एलिंगम आरेख। क्लियर हो गई कहानी? चलिए तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है? ध्यान से देखो। तो यहां पर आपका जो एल्यूमिनियम है उसने क्या किया? मैग्नीज को हटा दिया और उसकी जगह वो खुद कनेक्ट हो गया। सिंपल सी कहानी है, एकदम 2 रुपए वाली बात है ना। चलो नोट कर लो। तो ऐसी अभिक्रियाओं में बच्चों अपचयन और उपचयन जो है वो दोनों होता है, ऑक्सीकरण ये वो सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको बताने वाला हूं जिंक के लिए, मैग्नीज के लिए और आयरन के लिए। तो हम एक काम करते हैं, अब हम आयरन के लिए देख लेते हैं। किसके लिए देख लेते हैं? आयरन के लिए। मैग्नीज वाला आपका हो चुका है, चलते हैं आयरन की तरफ। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ, जो चीज पीछे हुई वही सामने भी हुई। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम ने मैग्नीज से को विस्थापन अभिक्रिया से बाहर कर दिया। यहां पर भी यही हुआ कि जो एल्यूमिनियम है इसने आयरन को विस्थापन अभिक्रिया से बाहर कर दिया। बट सवाल पैदा होता है कि हम इसको थर्मिट अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हम इसको थर्मिट अभिक्रिया क्यों कहते हैं? बात समझ में आ रही है? तो सवाल पैदा होता है कि हम इसको थर्मिट अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखो, ये हमारा सूरज है और ये रोशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या खेल हो रहा है वो ध्यान से देखना। देखो Fe2O3 को जब आपने एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई, Fe2O3 की जब आपने एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई तो आपको जो है लोहा अलग तो मिल गया, पर ये कैसा होगा? गलित होगा। तो ये कैसा होगा भाई? गलित लोहा होगा। अब आप समझ रहे हो गलित लोहे का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम इससे वेल्डिंग कर सकते हैं। गलित लोहा होगा या आप इसको बोल सकते हैं द्रवित लोहा होगा। और कैसा होगा भाई? तो द्रवित लोहा होगा, ठीक है। तो एक प्रकार की क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। ध्यान से देखो, एक प्रकार की ये क्या है? तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है? तो भाई ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया,
बात समझ में आ रही है? तो ये एक प्रकार की है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है? क्योंकि एल्यूमिनियम की जो सक्रियता है, क्रियाशीलता है, वो आपके आयरन यानी कि लोहे से ज्यादा है, तो वो लोहे को वहां से विस्थापित कर देगा, खुद उसकी जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और साथ में निकल रही है भयंकर वाली ऊष्मा। इस भयंकर वाली ऊष्मा से क्या होगा कि ये जो आपका लोहा है ये गल जाएगा, ये द्रवित रूप में आ जाएगा। अब आपको सोचो, द्रवित रूप में यदि लोहा मिल रहा है, इसका मतलब ये कि दो लोहे की टूटी हुई चीजों को आप यदि जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये अभिक्रिया करा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया से जो है हम वेल्डिंग करते हैं। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए, लोहे की बहुत सारी चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम वेल्डिंग में जब भी उपयोग करते हैं इस अभिक्रिया को। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी हमें वेल्डिंग करनी होती है, हम इस अभिक्रिया को उपयोग कर सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। ध्यान से देखना, मैं इसका एक डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो क्या हमने ये सारी चीजें देख ली है? हमने निम्न के लिए देख लिया, मध्यम के लिए देख लिया, अब हम देखेंगे उच्च क्रियाशील के लिए। ठीक है, पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं बढ़िया वाला, देखो। अच्छा, इसमें अयस्कों का समृद्धीकरण है, ये वाला पार्ट छूट गया क्या? कोई बात नहीं, इसको भी हम कर लेंगे। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण हम कर चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, और इसी में आप देखिए हमने कौन सी धातुएं ली थी। हमने जिंक लिया था, Mn लिया था, और हमने लिया था हमारे आसपास पाए जाने वाला एक भयंकर धातु, एंड दैट इज व्हाट, ये देखो, ओहो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहां तक तो ठीक है। यहां से हम जो है बदल देते हैं, ये लो, ये देखो, बात समझ में आएगी। तो वहां पर क्या हो रही है भाई, तो आप ध्यान से देखो, ये यहां से ये वेल्डिंग हो रही है। यहां पर कौन सी चीज हो रही है, वेल्डिंग हो रही है आपकी रेल की पटरी में। क्लियर हो गई कहानी? तो देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। तो मध्य स्थित धातुएं जो होती हैं वो होती है हमारी जिंक, और होती है कौन सी, मैग्नीज, और क्या होती है, तो भाई ये होती है आपकी लोहा यानी कि आयरन। ठीक है, और इसको हम उपयोग करते हैं कहां पर, जब ये द्रवित रूप में हमें मिल जाता है इस अभिक्रिया में, तो हम इसको उपयोग करते हैं कहां पर, हम इसको उपयोग करते हैं वेल्डिंग के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो हमने कौन सी चीजें देख ली हैं? हमने ये देख लिया कि मध्य में स्थित, जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं होती है, किस प्रकार से हम इसका निष्कर्षण करते हैं। साथ में ये भी देख लेते हैं कि आपका जो अयस्क है उसका समृद्धीकरण किस तरीके से होता है। बात समझ में आ गई? तो देखो, सिंपल सी कहानी है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि अयस्कों का जो समृद्धीकरण हो सकता है, उसके कुल 6 तरीके ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। बेसिकली हमारे सिलेबस में कोई भी तरीका नहीं है, पर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप कौन से 6 तरीकों के बारे में बात करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कहानी बड़ी सिंपल सी है, ध्यान से देखो। एक तो आपका क्या होता है भाई, चुंबकीय पृथक्करण होता है। क्या होता है? तो एक होगा आपका चुंबकीय पृथक्करण। बात समझ में आ रही? तो एक क्या होगा आपका चुंबकीय पृथक्करण। आप याद करो, ये सब हमने बचपन में किया हुआ है। हम सब लोग जो है चुंबक से क्या करते थे, रेत के ऊपर चुंबक को इस तरीके से घुमाते थे, और उससे क्या होता था कि जो लोहे के कण होते थे या ऐसे कण होते थे जो चुंबक की क्षेत्र की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो उसमें चिपक जाते थे। बात समझ में आ रही है? बाकी सारी रेत वहीं रह जाती थी। तो चुंबकीय पृथक्करण एक हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, गुरुत्वीय हो सकता है। गुरुत्वीय पृथक्करण हो सकता है एक तरीका, चुंबकीय पृथक्करण हो सकता है, और क्या हो सकता है, गुरुत्वीय पृथक्करण। तो हमें सिर्फ नाम पता करने हैं क्या हो सकते हैं, डीप में नहीं जाना है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था। और क्या हो सकता है भाई, तो ये हो सकता है आपका झाग उत्प्लावन। तो ये हो सकता है आपका झाग या फिर फेन उत्प्लावन। बात समझ में आ रही है? तो ये हो सकता है झाग या फिर फेन उत्प्लावन, उत्प्लावन विधि, ये हो सकती है। बात समझ में आ गई? और कौन सी विधि हो सकती है भाई, तो चुंबकीय पृथक्करण हो सकता है, गुरुत्वीय पृथक्करण हो सकता है, झाग या फेन उत्प्लावन विधि हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है आपका निश्चालन हो सकता है। तो क्या हो सकता है, निश्चालन हो सकता है। तो ऐसी ये जो 4 विधियां हैं, आप इसको अपने दिमाग के अंदर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ही तरीका था आपके अयस्कों के समृद्धीकरण का। बात समझ में आ गई? चलो, तो इस एक पोर्शन को हमने थोड़ा सा मिस कर दिया था, पर कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको वापस से
कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं। अयस्कों का समृद्धीकरण देख लिया, नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण देख लिया, मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण देख लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातुएं होती हैं उसका निष्कर्षण हम किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते। चलिए स्टूडेंट्स, तो भाई अब समय आ गया है कि जो उच्च हमारी अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं हम उसका निष्कर्षण किस तरीके से करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर यह है, अब आपने कहा कि हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, हम उसमें जो है कार्बन लगाएंगे और कार्बन जो है ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा। तो यहां पर यह कहानी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि आपका जो सोडियम होगा वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अधिक प्रबल जो है आयनिक आबंध बनाता है, इसलिए यहां पर ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम करते हैं विद्युत अपघटन। क्या करते हैं हम? इसका करते हैं विद्युत अपघटन। बात समझ में आ गई? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं कौन सी कौन सी कौन सी? तो जैसा कि हमने देखा था ये धातुएं थी हमारी कौन सी भी? सोडियम था, और ले लो, और जो मन है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली सारी धातुएं, सोडियम था, पोटेशियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, लिथियम भी ले सकते हो आप इसमें। तो ये वे धातुएं हैं जिनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत ज्यादा है, इनको हम कार्बन के द्वारा अपचयन करके नहीं बाहर निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सिंपल सी कहानी है इसके लिए हमें करना पड़ेगा इनके विलयन का, इनके लवण का जो विलयन है, इनका जो द्रवीय विलयन है उसका करेंगे हम विद्युत अपघटन। ठीक है, तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे? तो क्या होगा, यहां पर निष्कर्षण होगा धातु के गलित विलयन या द्रवित विलयन, बेसिकली द्रवित विलयन का होगा। ध्यान से देखोगे धातु के द्रवित विलयन का क्या होगा? तो ये होगा क्या होगा? तो विद्युत अपघटन होगा। अब ये विद्युत अपघटन की कहानी क्या है ये आप लोगों को बताते हैं। ध्यान से देखो भाई, अब ये विद्युत अपघटन क्या है, तो किस चिड़िया का नाम है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी, बीकर लीजिए, उसमें आप कोई भी ऐसा यौगिक डाल दीजिए जो आयनीकृत हो सकता है या जो आयनों के रूप में है। एक डिब्बा लीजिए, बीकर अच्छा नहीं लगता बीकर मत बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। एक डिब्बा लीजिए, उसमें डाल दीजिए आप कोई भी एक ऐसा यौगिक जो कि द्रवित रूप में है, द्रव रूप में है, और वो आयनाइज हो सकता है, उसका आयनीकरण हो सकता है, या वो अपने आप जो है पहले से ही आयनों के रूप में मौजूद है। ठीक है, और उसमें आप डाल दीजिए बिजली के दो तार ऐसे, एक धन एक ऋण। यदि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उस विलयन में से, तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। मतलब अपघटन आप करोगे किसकी हेल्प से? विद्युत की हेल्प से, तो आप उसको बोलेंगे विद्युत अपघटन। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो उसकी जो कहानी है जो मुझे आप लोगों को बतानी है वो है आप लोगों के लिए विद्युत अपघटन। बात समझ में आ गई? पहले इतना नोट करो, फिर देखते हैं वहां पे नीले पीले रंग से क्या बना हुआ है और कैसे उसका सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के साथ में, ठीक है, या मैग्नीशियम के साथ में कैसे उसका जो है विद्युत अपघटन का लेना और देना है। नोट करो। कर लिया? बात समझ में आ गई? अभी करना क्या है ध्यान से देखना। ठीक, देखो बस इतना याद रख लो कि कैथोड पे जाएगा सोडियम मेटल और एनोड पर निकलेगी क्लोरीन गैस। कैथोड पर जाएगा सोडियम एटम, ठीक है, और एनोड पर निकलेगी क्लोरीन गैस। ठीक है, क्योंकि आपने इसको अब नोट कर लिया इसलिए हम सीधे NaCl का एक द्रवीय विलयन लेते हैं, क्योंकि हमें सोडियम जो है उसका निष्कर्षण करना है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखोगे एकदम सिंपल सी कहानी है। ये लो, चलो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये देखो भाई, ये ले लिया मैंने, यहां पर क्या ले लिया भाई, तो मैंने ये यहां पर जो है, ध्यान से देखोगे तो ये हमारा जो है ये हो गया हमारा डिब्बा। क्या हो गया भैया? हमारा डिब्बा हो गया, और इसके अंदर जो है हमने ले लिया है आपका 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 इसके अंदर हमने ले लिया है कौन सी चीज? तो NaCl का विलयन जो है वो ले लिया है। बनना नहीं चाह रहा है ये, तो NaCl का जो विलयन है वो हमने इसके अंदर, तो लाल कलर से जो है बच्चों वो है आपका NaCl का विलयन। बात समझ में आ गई? लाल कलर से जो है वो है आपका NaCl का विलयन। अब हम डालेंगे इसमें दो पट्टियां, तो एक पट्टी तो ये हो गई,
ठीक है, एक पट्टी हमारे पास ये हो गई, इसको हमने नोट कह दिया, एक पट्टी हमारे पास ये हो गई, इसको हमने कैथोड कह दिया। और इसको समझने के लिए आपको सिर्फ चाहिए थोड़ा सा कॉमन सेंस, ठीक है, जो कि हमारे पास भर भर के है, क्योंकि हम हर चीज को क्या है प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मेरे पास विलियन है जिसके अंदर है बहुत सारे Na+ आयन और बहुत सारे आपके बहुत सारे मेरे पास Na+ आयन हैं, बहुत सारे Na+ हैं और साथ में है बहुत सारे Cl-। तो बहुत सारे हमारे पास Na+ आयन हैं और बहुत सारे हमारे पास Cl- आयन है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो विलियन है वो बना ही आपका NaCl विलियन है, ठीक है। तो जो विलियन है वो कैसा है, NaCl का बना हुआ है। अब देखो द्रवित रूप में है। अब करने का क्या, सिंपल सी कहानी है, आप एक काम करें, एक तरफ लगा दे आप नेगेटिव, एक तरफ लगा दे आप पॉजिटिव, एक तरफ लगा दे आप नेगेटिव और एक तरफ लगा दे आप पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव है उसका जो नाम है उसको दुनिया कहती है, क्या कहती है भाई नेगेटिव वाले को, तो ये नेगेटिव हो गया छोटू वाला और बड़ा वाला हो गया आपका पॉजिटिव। छोटू वाला जो है वो हो गया नेगेटिव और बड़ा वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। राइट 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 राइट। तो छोटा वाले को हम बोलेंगे कैथोड, बड़े वाले को हम बोलेंगे एनोड। और होगा क्या, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल सी कहानी है। कैथोड में क्या होगा और एनोड में क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना। आप बस मेरे को यह बता दो, क्या इसके पास जो है वो नेगेटिव आवेश है, क्या यहां पर नेगेटिव आवेश है और क्या यहां पर जो है पॉजिटिव आवेश है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से सिरे से वो जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई। अब क्या लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा आकर्षण बल होता है। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो भाई Na+ इस तरफ जाएगा, Cl- इस तरफ जाएगा। इससे आसान डायग्राम हो ही नहीं सकता। Cl- जो है वो धनात्मक आपकी जो छड़ है उसकी तरफ जाएगा और सोडियम का जो आयन है वो ऋण छड़ की तरफ जाएगा। इतनी सी कहानी है। तो सोडियम का जो आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन जो है वो अपना इससे जुड़ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, होगा क्या, ध्यान से देखिएगा और इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, है ना। तो एनोड पर क्या होगा, तो बच्चों हमेशा एक चीज याद रखो बेटा, एनोड जो होता है उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, इस पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन संख्या जो होती है उसका बढ़ जाना, और यही कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है, ठीक है। एक तो दो परिभाषाएं इसकी, पहला ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो जाना भाई, बढ़ जाना, और दूसरी जो परिभाषा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहर होना। तो पहला जो है वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, और दूसरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का बाहर होना। तो समझ लेते हैं एनोड पर क्या हुआ है। देखो एनोड पर क्लोरीन गया, तो क्लोरीन जो था वो एनोड पर गया, उसने क्या किया, देखो दो क्लोरीन के आयन गए तो उसने बना लिया Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो ये हो गया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है एनोड पर, इसलिए क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, क्या बन गई, क्लोरीन गैस निकल गई। तो क्लोरीन गैस बाहर वातावरण में चली गई, तो उसको भी बनाएंगे। क्या कहते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर करेंगे, फिट 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 फिट। अब देखो, अब बात करेंगे किस पर, तो भाई बात करेंगे कैथोड पर। तो बात किस पर करेंगे, कैथोड पर। अब जो कैथोड होगा उस पर हमेशा क्या होता है बच्चों, इस पर होता है अपचयन। अभी जो अपचयन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रिडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो ध्यान से देखो, यही तो कहानी है। क्या करना है, सोडियम प्राप्त करना है ना भाई, सोडियम के प्राप्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। कैसे करोगे, तो विलियन में बहुत सारा NaCl भरा हुआ है, देखो विलियन में बहुत सारा NaCl भरा हुआ है, विलियम में बहुत सारे सोडियम के आयन पहले से ही मौजूद है। आपको सोडियम के आयन को इलेक्ट्रॉन से जोड़ना है, इससे आपको मिल जाएगा सोडियम। ध्यान से देखो, तो मैंने कहा, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको पूरा का पूरा रेडी करना है बच्चों। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा 2Na+ और दो इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए थे भाई, क्लोरीन ने दिए थे, वो दो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गए, और कहानी बड़ी सिंपल सी है, ये बन गया आपका 2Na। ये क्या बन गया आपका 2Na। अब ऑक्सीकरण संख्या यहां सोडियम की धन 1 थी, वहां 0 हो गई, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है।
यहां ऑक्सीकरण संख्या जो थी वो -1 थी, Cl2 में 0 हो गई, ऑक्सीकरण संख्या जो है वो बढ़ रही है। ठीक, तो कैथोड जो है इस पर क्या हुआ, अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हुआ। और ऑक्सीकरण संख्या के यदि संदर्भ में हम बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कैसी हो गई बच्चों, तो ये हो गई आपकी कम। खेल खत्म। बात समझ में आ गई। तो हुआ क्या, समय के साथ साथ अब सोडियम इस पर जुड़ता जाएगा, समय के साथ साथ सोडियम इस पर जुड़ता जाएगा और क्लोरीन गैस यहां से बाहर निकलती जाएगी। तो क्लोरीन गैस जैसे बाहर निकल रही है उसको अपन बना देते हैं। तो इस तरफ से क्लोरीन गैस बाहर निकलती जाएगी और यहां पर आपका जो सोडियम है वो जुड़ता जाएगा और इसकी जो मोटाई है वो समय के हिसाब से बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई। तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड से बाहर निकल जाएगी और सोडियम जो है आपका कैथोड पर जुड़ता जाएगा। तो समय के साथ कैथोड की मोटाई बढ़ती जाएगी। लिख देते हैं, कहां लिखेंगे, तो दोनों चीजें लिख देते हैं। ध्यान से देखो, खेल अभी करते हैं इसका खत्म, ठीक है। चलो एक डिब्बा यहां पर और क्या कहते हो, एक डिब्बा यहां पर, और दोनों के अंदर होगा ज्ञान जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तो एनोड से क्लोरीन गैस कैसी होगी भाई, तो बाहर होगी। बस इतनी सी थी कहानी। तो एनोड पर क्लोरीन गैस जो है बच्चों वो कैसी हो जाएगी, वो बाहर चली जाएगी, वातावरण में जाकर अपने दोस्त भाइयों से मिलेगी, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, बहुत सारी चीजें, नाइट्रोजन हो गई, उससे मिलकर उधर पे पार्टी वार्टी करेंगे वो लोग, ठीक है। एनोड से Cl2 बाहर निकल गई, ठीक है। और क्या होगा, तो कैथोड पर सोडियम जो है वो जमा होता जाएगा। कैथोड पर सोडियम जो है वो क्या होता जाएगा भाई, जमा होता जाएगा। बस इतनी सी कहानी आपको दिमाग में फिट रखनी है। तो क्या होगा जब आप क्या करेंगे, जब आप सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण करेंगे तो हमें लेना होगा, ध्यान से देखिएगा, उनका द्रवित विलयन। हमें क्या लेना होगा, उनका द्रवित विलयन लेना होगा, उनके लवण का विलयन लेना होगा और करना होगा उसका विद्युत अपघटन। यही तो किया, यही जो है इधर पे भी तो वही किया। बात समझ में आ गई। तो ध्यान से देखो, सोडियम पॉजिटिव है, आपकी क्षण नेगेटिव है, दोनों के बीच में हुआ आकर्षण, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और वो बन गया सोडियम, ठीक। तो कैथोड पर सोडियम जमा होता जाएगा। यही चीज जब कैल्शियम के लिए करेंगे तो कैथोड पर कैल्शियम जमा होता जाएगा। यही चीज जब पोटेशियम के लिए करेंगे तो कैथोड पर आपका जो पोटेशियम है वो जमा होता जाएगा। इधर पे क्या हुआ, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन थे, ये वाली जो छड़ थी वो आपकी पॉजिटिव थी। पॉजिटिव छड़ का कहना भैया हमारे पास आवेश धनात्मक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, देना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। दिस क्लोरीन इज लाइक, चलो मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को मुक्त करो, खेल खत्म हो गई बात समझ में आ रहा है। सो क्लोरीन का कहना है कि भाई इलेक्ट्रॉन ले ले चल, मेरे को मुक्त कर, मैं एटमॉस्फेयर में जाती हूँ, अपने भाई बंधु से मिलकर आती हूँ, बढ़िया, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत दिनों से मैं विलयन में उलझी हुई थी। बात समझ में आ रही। तो बड़ी सिंपल सी कहानियां होती हैं, बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होने की बात नहीं है, एकदम सामान्य तरीके से जनरल डिस्कशन में हम सारे टॉपिक्स को निपटा देंगे बच्चों, ठीक है। चलो तो ये आपका NaCl का विद्युत अपघटन था। क्या था भाई, विद्युत अपघटन था, जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं है मैंने। इससे हम सोडियम धातु को कैथोड पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या करो, इस रॉड को बाहर निकालो, इसको ऐसे छील के सोडियम धातु बाहर निकाल लो। पर उस सोडियम धातु को आपको जो है केरोसिन में डालना पड़ेगा, क्योंकि जल, वाष्प या वायु के साथ सोडियम धातु जो है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है और बहुत सारी ऊष्मा जो है वो क्या होती है भाई, वो बाहर निकलती है, इसलिए वो एक प्रकार की ऊष्मा छिपी अभिक्रिया हो जाती है। टिप लो, ठीक। चलिए, तो यहां पर आपको सोडियम धातु मिल गई। इसी तरीके से हम पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम का जो दुख दर्द है उसको भी दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से इन धातुओं को भी हम आसानी से कैथोड पर ये देखो, ये सोडियम जमा हो रहा है और ये क्लोरीन जो है ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम में क्लोरीन जो है ये पीले कलर से बाहर आ रही है और ये देखो ये सोडियम जो है इसी कलर का होता है बच्चों, सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा।
कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास अलग अलग प्रकार की धातुएं होती हैं, निम्न अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील, इन सबका हमने निष्कर्षण तो कर लिया, हमें धातु भी मिल गई। पर कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं, अशुद्ध रूप में पाई जाती हैं। तो ऐसी धातुओं को हम क्या करते हैं, अशुद्ध रूप में जो धातुएं पाई जाती हैं इनका हम क्या करते हैं, अब करते हैं परिष्करण। क्या करते हैं भाई? परिष्करण। निष्कर्षण तो हो गया, अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम करेंगे परिष्करण। अच्छा, परिष्करण क्या होता है? तो ये होता है आपका शोधन यानी कि रिफाइनिंग। तो ये क्या होगा, तो ये होगा शोधन यानी कि होगी आपकी रिफाइनिंग कह लो या शुद्धिकरण कह लो। ठीक है, अब ये भी 6 तरीके होते हैं हमारे पास परिष्करण करने के। हमारे पास जो है 6 तरीके होते हैं परिष्करण करने के। ठीक है, कौन से होते हैं? तो भाई एक तो आपका आसवन है, एक कैसा है आपका आसवन है। दूसरा कौन सा है आपका वर्ण लेखन है, क्रोमेटोग्राफी। तो दूसरा कौन सा है, तो ये आपका वर्ण लेखन है, क्रोमेटोग्राफी वाला। कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था भाई, पृथक्करण की विधि तो पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 9 में हमने पदार्थों के शुद्धिकरण या पृथक्करण में पढ़ा था। आसवन हो गया, वर्ण लेखन हो गया, तीसरा क्या है, तो एक है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो एक क्या हो गई आपकी, है ना, इसको और क्या बोलोगे, तो भाई इसको आप बोलोगे क्षेत्र शोधन, यदि हिंदी में हम बात करें तो ये हो गई जोन रिफाइनिंग या फिर क्षेत्र शोधन। और क्या हो सकता है भाई, आसवन हो सकता है, वर्ण लेखन हो सकता है, जोन रिफाइनिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, विद्युत अपघटन। क्योंकि अब आपको धातु तो मिल गई है, पर जो धातु है वो कैसी है, अशुद्ध है। धातु जो है वो कैसी है, अशुद्ध है। तो क्या हो सकता है, विद्युत अपघटन। तो याद रहे, अब हम जो है धातु हमें मिल चुकी है, पर धातु हमारे पास अशुद्ध है। तो परिष्करण या शोधन का मतलब ये होता है कि जो अशुद्ध धातु होती है उसको अब हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। उसके लिए 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 ये सारे तरीके हो सकते हैं। कौन से? आसवन, वर्ण लेखन, आसवन यानी डिस्टिलेशन, वर्ण लेखन यानी आपका क्रोमेटोग्राफी हो गया, जोन रिफाइनिंग जो है वो आपका क्षेत्र शोधन हो गया, कुछ इसी तरीके से विद्युत अपघटन जो है वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, एक और आता है आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। बात समझ में आ रही है? और एक और होता है आपका जिसको हम कहते हैं द्रवीकरण यानी कि लिक्विफेक्शन। क्या बोलते हैं, तो हम उसको द्रवीकरण कह सकते हैं, द्रवीकरण। चलो, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिससे हम अशुद्ध धातु को परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों शुद्ध धातु में। नोट किया जाए अगले चैप्टर की तरफ, अगला चैप्टर मतलब अगले एपिसोड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से अशुद्ध धातुओं को शुद्ध धातु में परिवर्तित करते हैं। नोट करो। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे आप बताना, क्या इस चैप्टर का कोई पार्ट आप हमसे मिस तो नहीं हुआ? हमने क्या सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है? कोई भी ऐसी चीज जो है वो हमसे छूट तो नहीं रही है? यदि ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि लगातार 3, 4, 5 घंटे की जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ टॉपिक्स जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, पर कभी कभी वो जो टॉपिक है मिस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को अच्छा यहाँ बताने वाला भी कोई नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब कैमरा तो मुझे बताएगा नहीं सर वो टॉपिक बचा है, तो कौन बताएगा? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि सर वो टॉपिक आपका बच गया था। तो यदि टॉपिक और यदि कोई डाउट है तो इसको भी आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो नोट कर लिया है, अब चलते हैं आगे। परिष्करण या शोधन की परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, परिष्करण या शोधन की हम लिख लेते हैं परिभाषा। ठीक, अब ये क्या होती है भाई? तो सीधी सी बात है, अशुद्ध धातु क्या है? धातु के साथ उसके आसपास और उसके संगी साथी भी रहते हैं। अब आपने क्या किया, लोहे का निष्कर्षण किया, तो लोहे के साथ थोड़ा सा निकल होगा, थोड़ा सा क्रोमियम होगा, दहेज में आती है बहुत सारी धातुएं। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि आपने लोहे का निष्कर्षण किया तो जो रॉड आपको लोहे की दिख रही है उसमें 99%, 95% आपका लोहा ही रहेगा, पर कुछ प्रतिशत जो है उसके दहेज में जो और धातुएं आती हैं, जैसे कि निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, आपका थोड़ा सा क्या कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ये साथ में आ जाती है। तो अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो तरीका है, बात समझ में आ रही है? प्राप्त करने की विधि,
प्राप्त करने की विधि जो है वही कहलाती है आपकी 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 हम सबकी फेवरेट परिष्करण विधि। इधर कोई नहीं देखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी थोड़ी देर बाद सब निपटा देंगे। बात समझ में आ गई? चलो, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो विधि 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 होती है, इसी विधि को हम कहते हैं परिष्करण या फिर शोधन। ठीक, नोट कर लो, परिभाषा क्लियर है। 6 तरीके हो सकते हैं जिसके बारे में, जिसमें से 5 हमने अभी लिखे हुए थे, उसमें से सर हम एक ही उपयोग करेंगे, और वो कौन सा है? आपका विद्युत अपघटन। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत अपघटन से आप जो है निष्कर्षण भी कर सकते हैं और परिष्करण भी कर सकते हैं। विद्युत अपघटन जो है उससे आप उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हो, और बहुत सारी धातुएं उसमें निम्न भी हो सकती हैं, उच्च भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, उनका आप क्या कर सकते हो भाई? परिष्करण यानी कि शोधन कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन कर सकते हो बेसिकली। तो नोट कर लो, खबरदार इस डायग्राम को किसी ने देखा तो बात समझ में आ गई। चलिए, क्योंकि घबरा जाते हो जब डायग्राम पहले से बना होता है, तो आप घबरा जाते हो। अब हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो 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 देखो, हम चाहते हैं कि हम कॉपर का शुद्धिकरण करें। हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? हम चाहते हैं कि जो कॉपर है उसका हम क्या करें? शुद्धिकरण करें। तो उसके लिए हम बिल्कुल करेंगे। ध्यान से देख लो, कॉपर का हम क्या करने वाले हैं भाई? शुद्धिकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया क्या किया क्या किया? हमने जो है व्हाइट बोर्ड से संपर्क साधा और हमने जो है एक डायग्राम बनाया, बढ़िया वाला, मजेदार वाला। ठीक है, देखो, तो मेरे पास यहां पर एक डिब्बा है। इस डिब्बे के अंदर मेरे पास भरा हुआ है कॉपर सल्फेट। क्या भरा हुआ है? कॉपर के लवण का कोई भी विलयन। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। यस और नो। और ध्यान से देखो भाई, सीधी सी बात है, विद्युत अपघटन यदि हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपका 2 प्रकार की इसके पास छड़ होगी। 2 प्रकार की इसके पास छड़ होगी, एक पतली छड़ होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, और एक मोटी छड़ होगी। एक पतली छड़ होगी और एक कैसी होगी? आपकी मोटी छड़ होगी। पतली जो छड़ है वो शुद्ध होगी, मोटी जो छड़ है वो अशुद्ध होगी। इतनी सी कहानी है, बस खेल खत्म। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो एक आपके पास पतली छड़ होगी और जो मोटी छड़ है वो अशुद्ध होगी। कैसी होगी भाई? अशुद्ध। इसमें से हमें शुद्ध बाहर निकालना है, तो ये जो है अशुद्ध होगी, और जो अशुद्ध छड़ है वही आपकी एनोड भी होगी। हिंदी में लिख देते हैं, वही आपकी क्या होगी? एनोड होगी। तो जो एनोड है वो कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है जब कभी भी विद्युत अपघटन होता है तो। ठीक, यहां तक का दर्द क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। क्या कहते हो बच्चों? एनोड। तो भाई सीधी सी बात है कि ये स्वतः जो है कैथोड बन जाएगा। तो इतनी सी कहानी है कि जो कैथोड है आपका, ये कैसी होगी? शुद्ध छड़ होगी। तो ये एक काम करो, यहां पर ऐसे लिख दो कि शुद्ध Cu है। कॉपर का कर रहे हैं ना परिष्करण, तो ये शुद्ध Cu है और ये जो है ये अशुद्ध Cu है। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? ध्यान से देखोगे आप तो आप ये जानोगे कि यहां पर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन। यहां पर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन, तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं कि CuSO4 का विलयन है। या आपको यदि इतना डीप में नहीं जाना है तो आप एक काम करो, आप यहां पर सीधे लिख दो कॉपर आयन है। यहां पर क्या है? कॉपर आयन है। अब ध्यान से देखना होगा क्या। सिंपल सी कहानी है, अशुद्ध कॉपर को हमें शुद्ध में परिवर्तित करना है। मतलब हमारा टारगेट है कि अशुद्ध छड़ से कॉपर निकालकर शुद्ध छड़ पर जमा करवाएं। हमारा टारगेट ध्यान से देखो, हमारा टारगेट यहां पर लिखते हैं, हमारा टारगेट। ठीक, पूरी कहानी जो है दिमाग के अंदर फिट करूंगा, कोई भी स्टूडेंट रटेगा नहीं। पूरे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के एक एक कॉन्सेप्ट की उड़ाने वाले हैं धज्जिया बच्चों, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बता रहा हूं। तो हमारा जो टारगेट है, टारगेट का टी जो है, सही बनाते हैं हम लोग उसको, मजा भी तो आना चाहिए ना। तो भाई हमारा जो टारगेट है वो ये है कि अशुद्ध, हमारा टारगेट है अशुद्ध 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 Cu से Cu निकालना। ठीक है, मतलब उसकी अशुद्धियां कहीं जमा हो जाएंगी। देख लेते हैं, अशुद्ध Cu से Cu बाहर निकालना और
शुद्ध Cu पर जमा करना। मतलब ये सीधी सी बात है कि वहां से हम कॉपर निकालेंगे जो कि अशुद्ध रूप में है, यहां से हम कॉपर निकालेंगे जो कि अशुद्ध रूप में है, उस कॉपर को हम यहां पर क्या कर देंगे भाई, जमा कर देंगे। तीसरी बात है बस। अब देखो खेल क्या है, जब कभी भी विद्युत अपघटन हो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कक्षा 10वीं में है, कक्षा 11वीं में है या कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान और भौतिकी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कभी भी विद्युत अपघटन हो, आप हमेशा एक चीज याद रखें कि जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उनके बीच में आकर्षण होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी आकर्षण होता है। सर एक ही तो बात है, हाँ बेटा एक ही बात है, फ्लो में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो देखो, अब एनोड हो गया अशुद्ध और आपका कैथोड कैसा हो गया भाई, शुद्ध हो गया। अब ये जो धनात्मक आवेश है, ये कॉपर से कहता है कि तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये जो कॉपर है अपना, अब देखो 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 होगा क्या, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो एनोड होता है उससे इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलते हैं, उसका ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर क्या हुआ, ध्यान से देखना, ठीक है। एक काम करो, पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो बच्चों एनोड पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, बना लिया ना डायग्राम, ठीक है। अब एनोड पर क्या होगा, ध्यान से देखना। तो देखो ये आपका धन आवेश है, ये कॉपर से कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कॉपर ने कहा ठीक है भाई तेरी दादागिरी है, ले अपना इलेक्ट्रॉन रख। तो एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जुड़ते हैं, सॉरी एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं। जो भी चीज एनोड है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और एनोड पर जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या हुआ, क्योंकि भाई ये आपका धनात्मक है, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहता है तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को देके चले जा। कॉपर की मजबूरी है भैया, तो ये लो, कॉपर जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो, कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो कौन सा वाला, एनोड वाला जो कॉपर है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये समझने वाली बात है, रट नहीं सकते, यहां पर विज्ञान है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये कहां चले गए भाई, ऊपर चले गए। तो उसको मैं बना देता हूं कि दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऊपर चले गए, और वहां से कौन निकला, तो वहां से निकला Cu2+, यहां से कौन निकला, Cu2+। अब ये जो विलियन है ये किसका है, CuSO4 का है। तो इसमें भी बहुत सारे Cu हैं, इसमें भी बहुत सारे Cu2+ हैं, बहुत सारे Cu के आयन हैं। अब एनोड पर क्या खेल चल रहा है, वहीं के वहीं वो देख लेते हैं। एनोड पर देख लिया, अब कैथोड पर क्या चल रहा है। अब ध्यान से देखना, कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं अपचयन। तो कहां लिख दें, यहां पर लिख देते हैं अपचयन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कॉपर था वहां से निकल के इधर पर आ गया, बात समझ में आई। अब क्या होगा, विलियन में भी हमारे पास Cu2+ है, तो विलियन से Cu2+ निकलेगा, ठीक है, विलियन से Cu2+ निकलेगा, Cu2+ निकलेगा। अब इसके पास कैसा आवेश है भाई, Cu2+ से तो धनात्मक आवेश है, और ये जो कैथोड है आपका ये कैसा है, ऋणात्मक है। इसका मतलब ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां से हो, तो यहां से कौन बाहर आ रहे हैं बच्चों, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, अरे नेगेटिव है ना, नेगेटिव के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देता है। बच्चों वाली बातें यार कई बार पढ़ चुके हैं, चलो ठीक है। तो Cu2+ विलियन वाला आया आया आया, ऊपर से आया एक इलेक्ट्रॉन, कितने एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं आएगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि दो आवेश है ना इसलिए दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। और ये Cu2+, सॉरी 2 नहीं आएगा, Cu जो है वो जमा हो जाएगा कहां पर, कैथोड पर, ये हो जाएगा जमा, कहां पर, कैथोड पर हो जाएगा जमा। कहां पर हो जाएगा जमा, कैथोड पर। बात समझ में आ गई। तो वहां थी आपकी अभिक्रिया। एक बार क्या करते हैं, अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब देखो खेल जो है वो शुरू होता है। अपने दिमाग में सिर्फ दो बातें याद रखनी है, पहला ये कि आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उनके बीच में होता है आकर्षण। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो विलियन है CuSO4 का, उसके पास प्रचुर मात्रा में Cu2+ के आयन है, ठीक है। ये वाली कहानी क्लियर हो गई। अब देखो यहां क्या हुआ, आपका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसने कॉपर से क्या किया, इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अब बेचारा कॉपर जो था उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो कॉपर का आयन बन गया। इतनी सी बात है। मतलब ये कि अशुद्ध आपकी जो छड़ थी उसमें से कॉपर
कॉपर का जो परमाणु था उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस धनात्मक आपके जो टर्मिनल है उसको दे दिए, सिरे को दे दिए, ठीक है। और यहां से वो Cu2+ जो है वो बाहर आ गया। अब Cu2+ जो है वो किस में चला गया भाई, विलयन में चला गया। Cu2+ जो है वो किस में चला गया, विलयन में चला गया। अब पहले से विलयन में बहुत सारे Cu2+ थे, तो बेसिकली होता क्या है, ये Cu2+ जो है वो विलयन में चला जाता है, और विलयन वाला Cu2+ जो है उसके पास कैसा आवेश है भाई, उसके पास धनावेश है। और ये छड़ कैसी है, तो ये ऋणावेशित है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर पे पहुंचेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों का होगा संगम, और क्या बनेगा भाई, कॉपर का बनेगा परमाणु। तो कॉपर का परमाणु यहां पर जमा हो जाएगा। यहां पर आयन है बच्चों, पर आयन जब इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो वो बन जाएगा कॉपर का परमाणु, और वो यहां पर जमा हो जाएगा। अब धीरे धीरे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से Cu2+ निकलता जा रहा है। मतलब ये कि उधर वाली जो रॉड है वो धीरे धीरे जो है सक्रिय होती जाएगी, क्योंकि उसमें से निकल रहे हैं Cu2+। मतलब ये जो रॉड है वो धीरे धीरे कैसी होने लगेगी, कम होने लगेगी। धीरे धीरे जो है कैसी होने लगेगी, तो बच्चों ये होने लगेगी कम, धीरे धीरे जो है ये होने लगेगी पतली। बात समझ में आई। और दूसरी वाली जो रॉड है कॉपर की, ठीक है, जिसपे शुद्ध कॉपर जमा हो रहा है, वो धीरे धीरे कैसी होने लगेगी, तो भैया ये होने लगेगी आपकी मोटी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अशुद्ध कॉपर में से शुद्ध कॉपर जो है उसको क्या किया, बाहर निकाल लिया, यहां पे जमा कर दिया। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज होती है, ध्यान से देखना। अब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं, तो वो अशुद्धियां जो होती हैं वो यहां पर तलहटी में बैठ जाती हैं। जो अशुद्धियां होती हैं वो यहां पर इसके तलहटी में बैठ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं, देखो किसके पास में भी, एनोड के पास में बैठ गई है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनोड पंख। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एनोड पंख हो जाएगा। आप यहां तक नोट कीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, तो इस तरीके से जो है एनोड पंख, अरे क्या हुआ, ओके, तो एनोड पंख जो है वो आपका यहां पर क्या हो गया भाई, जमा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो एनोड पंख क्या है, जितनी भी अशुद्धियां थी कॉपर के साथ में वो नीचे की तरफ जमा हो जाएंगी, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड पंख बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो आपका एनोड पंख है, पंख यानी क्या होता है भाई, तो मड होता है, कीचड़ होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये जो चीज हमें मिली ये है हमारा एनोड पंख। क्लियर। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। अब हम वो डायग्राम देखते हैं जो हमारी किताब में दिया हुआ है, और मेरे सभी स्टूडेंट्स को वो डायग्राम अब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो 3 चीजें फिक्स रखनी है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर क्या होगा, तो आपका अपचयन होगा। चलो यहां पर आते हैं। अब ध्यान से देख लो, ये है कहानी। देखो ये कैथोड है और वो क्या है, आपका एनोड है। तो एनोड से आपका आयन निकलता है, कैथोड पर आकर जमा हो जाता है, और धीरे 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 कैथोड जो है वो कैसा हो जाता है भैया, तो वो हो जाता है, उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बढ़ने लगती है। शुद्ध कॉपर यहां पर जमा हो जाता है, और उसको कैसे मिटाऊं, सफेद कलर से। सफेद कलर से नहीं मिटेगा, कोई है उसके लायक का कलर, बिल्कुल है। और धीरे धीरे जो है ये कैसा होने लगता है आपका, तो ये वाला आपका पतला होने लगता है। बात समझ में आ गई। तो इतनी सी कहानी थी। नीचे की तरफ आपका जमा हो जाएगा एनोड पंख या फिर एनोड मड, जिसको हम कह सकते हैं अपद्रव्य। क्या कह सकते हैं भाई, अपद्रव्य। ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी, बड़ी सिंपल सी थी। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखते हैं इसके बाद हम किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो भाई हमारे सिलेबस में संचारण है। क्या पढ़ रहे हैं, संचारण। संचारण जो है वो इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है। बात समझ में आई। और इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों के दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से। अब परिभाषा क्या होगी संचारण की, तो देखो सारी दुनिया जानती है कि जो धातुएं होती हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो क्रियाशीलता होती है या फिर सक्रियता होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि धातुएं अपने आसपास मौजूद अम्ल, धातुएं अपने आसपास मौजूद अम्ल या फिर जलवाष्प, जल या फिर क्या है, वाष्प है, या फिर क्या है, तो आपकी जो है वायु है जिसमें ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रही है। इनके साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइडों का निर्माण कर लेती है। संचारण का मतलब क्या है, अम्ल जल वाष्प जैसे यौगिकों के साथ
ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर के एक टॉपिक को हमने बढ़िया तरीके से कवर किया है। अम्ल, जल, वाष्प, वायु जैसे यौगिकों के साथ ध्यान से देखिएगा, धातुएं जो है, धातुएं अभिक्रिया कर, क्या कर, तो अभिक्रिया कर, धातुएं अभिक्रिया कर क्या करती हैं, क्लोराइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं भाई, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन के, तो हैलाइड लिखते हैं हम लोग। हैलाइड का मतलब क्या हुआ, हेलोजन के जो कंपाउंड होते हैं, हेलोजन जो होते हैं आपके ग्रुप 17 के, समूह 17 के जो तत्व होते हैं, हेलोजन उनके जो यौगिक होते हैं उनको हम हैलाइड कहते हैं। हैलाइड और क्या होगा आपका, तो ऑक्साइड होगा। तो हैलाइड, ऑक्साइड या फिर क्या बना लेती है भाई, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड बना लेती है, क्या बना लेती है, तो हाइड्राइड बना लेती है, जिसके फलस्वरूप किसी भी धातु की सतह पर एक लेयर आ जाती है। सिंपल सी कहानी है, बोलिए वाह वाह, बात समझ में आ गई। जिसके फलस्वरूप, जिसके 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 बच्चों हैंडराइटिंग में मत जाना, बहुत बड़ा चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं आने वाली है आज, ठीक है। जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप धातु पर, धातु की सतह पर, जिसके फलस्वरूप धातु की सतह पर एक परत बन जाती है, एक परत बन जाती है, और इस बन जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु की सतह पर एक परत बन जाती है, जिसके कारण जो धातु है उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोहे की चीजें होती है उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है और वो चीज खराब हो जाती है, उसका क्षरण हो जाता है। कुछ ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो तांबे की चीजें होती हैं वो हरी होते जाती है, हरी होते जाती है, उसके ऊपर हरे कलर की परत लगने लगती है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, संक्षारण की यही एक कहानी है। संक्षारण का मतलब है अम्ल, जल, वाष्प या वायु जैसे यौगिकों के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती है, हैलाइड, ऑक्साइड या हाइड्राइड, हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, जिसके फलस्वरूप धातु की सतह पर एक परत बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। बात समझ में आ रही है? अब जो है संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण आपका है लोहे के ऊपर जंग लगना। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, आप इसको प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गए, उसके बाद हम ये देखेंगे कि संक्षारण से बचाव के क्या तरीके हैं। एक एक टॉपिक की धज्जियां उड़ाएंगे और इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर मैं फिट कर दूंगा, ठीक, नोट किया जाए, ठीक। चलो अब देखो, संक्षारण का हम एक उदाहरण ले रहे हैं और इसका जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है वो क्या है भाई, लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग क्यों लगता है, ध्यान से देखो, लोहे में जंग लगना, बेसिकली ये लोहे का जो है एक ऑक्साइड है। लोहे में जंग क्यों लगता है वो देखते हैं। देखो, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, देखना यहां से सवाल आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मजे की बात ये कि कक्षा 11वीं में भी है ये, ठीक है। अब देखो, 3 हमने क्या किए, उदाहरण किए, 3 हमने एक्सपेरिमेंट किए, 3 प्रयोग किए। क्या किए तीनों में, देखो अभी ना ए पर फोकस मत करना, ठीक है, बी पे फोकस करना और सी पे फोकस करना, ठीक। जो बी है ना बच्चों, इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बी जो है ना, उसमें आपने लोहे की कील रखी है और जल रखा है। जल के अंदर जो है कोई भी आयन नहीं है। जल जो है, जल के अंदर लोहे की कील डाल दी है और यहां पर डाल दिया तेल की परत। तो क्या होगा, तेल जो रहेगा वो वायु और जल को मिक्स नहीं होने देगा। तेल ऊपर आ गया, वायु ऊपर, जल यहां पे। लोहे की जो कील है वो सिर्फ जल में रखी हुई है। सिर्फ किस में रखी हुई है, सिर्फ जल में रखी हुई है। मतलब ये कि उसमें किसी भी प्रकार का संक्षारण या जंग नहीं लगेगा। तो बी में जंग नहीं लगा, सिर्फ जल है। देखो, उबलता हुआ आश्वित जल है। कैसा है, उबलता हुआ आश्वित जल है। उबलता हुआ है और कैसा है भाई, आश्वित जल है। अब ये आश्वित जल या आसुत जल क्या होता है, डिस्टिल वाटर। हमारा जो ठंडा पानी होता है, हमारा जो हम जिस पानी को हम पीते हैं, जो पेयजल होता है, बेसिकली ये आपका कैसा होता है भाई, ये मिनरल वाटर होता है। ये आपका कैसा होता है, खनिज युक्त
जल होता है जिसमें बहुत सारे आयन होते हैं, और ये कैसा है, आश्रित जल है। विलीन वायु को निकालने के लिए उबला, और देखो इस पानी के अंदर बहुत सारी क्या होगी, मिक्स रही होगी, सॉल्यूबल घुलनशील वायु रही होगी, उसको बाहर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया भाई, उबाल दिया। बात समझ में आ गई। तो जल जो है वो वायु बाहर निकल गई, उसके बाद आपने तेल की परत डाल दी। अब यहां पर सिर्फ H2O है। शुद्ध जल के साथ में लोहा जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो पहले बी नंबर के एक्सपेरिमेंट पे हमने क्या किया, लोहा लिया, लोहा के साथ हमने मिला दिया शुद्ध जल। शुद्ध मतलब कोई आयन नहीं है उसमें। बच्चों हम लोग शुद्ध जल नहीं पीते हैं रसायन विज्ञान के हिसाब से। बात समझ में आ रही है। हम लोगों को मिनरल वाटर चाहिए, आयनीकृत जल चाहिए हम लोगों को, नहीं तो शुद्ध जल यदि हम पिएंगे तो हम जिंदा नहीं बचने वाले हैं। बात समझ में आ गई। चलो, तो शुद्ध जल का मतलब सिर्फ H2O होता है, इसको हम डिस्टिल वाटर या अशुद्ध जल या आश्रित जल कहते हैं, ठीक है ना। लोहा धन शुद्ध जल, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। अब सी एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। सिर्फ जल के साथ था, अब सिर्फ वायु के साथ करते हैं। देखो शुष्क वायु, अब क्या है, वायु में बहुत सारे जलवाष्प होते हैं। वायु जो है उसमें बहुत सारे जलवाष्प होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है वाष्प होते हैं। तो क्या किया गया, आपने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लिया और इसको हम कहते हैं शुष्क क्रमक। अभी कुछ नहीं नया नहीं होता है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। जब भी आप थोड़ी महंगी वाली बोतल लेंगे, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज लेंगे, जब भी आप कोई भी महंगी चीज लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक की चीज लेंगे, ठीक है, जब भी आप कोई बढ़िया महंगी वाली बोतल लेंगे, आप देखेंगे उसके साथ एक इतना बड़ा ना ऐसे चूर्ण या फिर ऐसे दाने की, साबुदाना होता है ना, इस प्रकार दाने की एक पुड़िया आती है। वो क्या होती है, वो आपकी कैल्शियम क्लोराइड हो सकती है, वो आपका सिलिका जेल हो सकता है, ठीक है। उसका काम होता है नमी को खींच लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों में या बॉटल के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर यदि नमी आ जाएगी तो क्या होगा कि वो जो चीज है वो खराब हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इसलिए आपने देखा होगा आपका जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, सीपीयू में नहीं होता, मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर के पीछे, बहुत सारे मॉनिटर्स के पीछे क्या होता है, इतनी बड़ी एक पुड़िया सी लगी होती है सफेद कलर की। वो क्या होता है, ये होता है एनहाइड्रस यानी कि शुष्क क्रमक। ये क्या होता है हमारा, एनहाइड्रस यानी कि शुष्क क्रमक। साबुदाने के ऐसे बने होते हैं, उसमें साबुदाना जैसे होता है उस प्रकार के ऐसे दानेदार जो है, इतना बड़ा एक पैकेट होता है, पुड़िया होती है, खाना नहीं है उसको, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, हानिकारक होता है। अब देखो, तो उसी को हम कहते हैं निर्जल एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या शुष्क क्रमक। इसी को हम एनहाइड्रस बोलते हैं। इसका सिर्फ एक काम होता है जल वाष्प को खींच लेना। अब भाई वायु रही होगी, शुष्क तो नहीं रही होगी, हमें शुष्क वायु चाहिए। तो वायु में जो वाष्प थे उसको क्या किया, इस एनहाइड्रस ने अपनी तरफ खींच लिया। ये जो आपका शुष्क क्रमक था उसने उसके जलवाष्प को अपनी तरफ खींच लिया। अब क्या हुआ, अब यहां पर सिर्फ शुष्क वायु है, शुष्क वायु है। अब ये जो लोहे की कील आपको दिख रही है, यह शुष्क वायु के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। बात समझ में आई। तो लोहे के साथ क्या है, शुष्क वायु है, ये ना शुष्क वायु है। तो इसने भी कोई अभिक्रिया नहीं की। इसका मतलब शुद्ध जल के साथ में या शुष्क वायु के साथ में लोहा जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है। सवाल पैदा होता है फिर सर हमारे आसपास जितना लोहा जो है वो अभिक्रिया क्यों करता है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि भाई हमारे आसपास प्रचुर मात्रा में जलवाष्प होते हैं, तब तो हमें उमस फील होती है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारे आसपास प्रचुर मात्रा में जो है वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं जलवाष्प। बात समझ में आ गई। हमारे आसपास प्रचुर मात्रा में वायु में भी जलवाष्प है। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से देखना। अब तीसरे वाले पर आते हैं, मतलब बेसिकली हम पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। यहां पर वायु है, यहां पर जल है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए नंबर के एक्सपेरिमेंट में जो लोहा था उसने अभिक्रिया की वाष्प वाली, या इसने दोनों के साथ अभिक्रिया की। आप ये कह लो कि जल के साथ भी की और वायु के साथ भी की। भैया जलवायु को मिला मत देना, वो अलग होती है जलवायु, ठीक है, वो क्लाइमेट वाली जलवायु अलग होती है, ठीक है, हालांकि इससे ही लेना देना है। तो जब लोहे ने जल और वायु से एक साथ अभिक्रिया की तो आपको मिला जंग लगा हुआ लोहा। तो क्या मिला, जंग लगा हुआ लोहा मिला। अब इसका कोई ना कोई रासायनिक सूत्र पक्का होगा, उसको हम देख लेते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3।
वायु से ऑक्सीजन आ गया, और यहां पर रहेगा N, आपके अणुओं की संख्या रहेगी जल के लिए। जल के लिए जो N अणुओं की संख्या है वो यहां पर रहेगी। तो ये जो है जंग का फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? तो जंग जो लगता है लोहे पे, उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, एकदम क्यूट सा एक्सपेरिमेंट था कि लोहा शुद्ध जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लोहा जो है वो शुष्क वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लोहा जो है वो सिर्फ अभिक्रिया करेगा किसके साथ में? जहां पर जल और वायु दोनों होंगे, यानी कि जहां उमस वाली जगह होगी, जहां पर आर्द्रता ज्यादा होगी, वहां पर जो है जंग जल्दी लगेगा। बात समझ में आ गई? कुछ ऐसा ही होता है तांबे के साथ में, कुछ ऐसा ही होता है आपकी चांदी के साथ में। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लो। इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि हम संक्षारण से कैसे बचेंगे, या संक्षारण से हम किसी भी धातु को कैसे बचाएंगे, है ना? नोट किया जाए, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो भाई लोहे में जंग लग गया, पर ऐसा नहीं होगा, हमें लोहे को जंग लगने से बचाना होगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, संक्षारण से सुरक्षा कैसे करते हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपने ये नोट कर लिया है, इसलिए हम चल रहे हैं आगे। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक सिंपल सा घिसा पिटा सस्ता सुंदर टिकाऊ उदाहरण है इसका, या तोड़ है इसका, कि आप पेंट कर दीजिए, बट इससे भी काम नहीं चलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि संक्षारण से हम सुरक्षा कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि पेंट कर दें भाई, तो एक तरीका ये है कि पेंट कर दो, ठीक है। पहला जो तरीका है वो है आपका कि आप क्या कर दें, तो आप पेंट कर दें। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं, एक धातु के ऊपर हम दूसरे धातु की परत चढ़ा दें, मतलब लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दो। जिंक क्या होता है? तो जस्ता होता है। क्या होता है भाई? तो ये होता है आपका जस्ते की परत चढ़ा दो। बात समझ में आ रही है? जस्ते की परत तो यहां लिख देते हैं। इसको कुछ कहते होंगे हम लोग, तो बिल्कुल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन, ठीक है। तो ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई? तो ये कहलाएगा आपका यशद लेपन। अच्छा, साथ में और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो तीसरा तरीका और है हमारे पास में, ठीक है, कि हम ग्रीस लगा दें। और क्या लगा सकते हैं? ग्रीस लगा दें। चौथा और कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है, जितने तरीके पूछोगे उतने बताए जाएंगे। तो मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु बना दें। मिश्र धातु जो होती है इसको मिश्र धातु भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो मिश्र धातु बना दो, तो एक तरीका क्या हो गया? मिश्र धातु बना दो। बात समझ में आ गई? तो इतनी सी कहानी है, तो सिंपल सी, मुझे आप लोगों को सुनानी है। बात समझ में आ गई? तो देखो 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 देखो, संक्षारण से सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो भाई एक तरीका तो यह है कि आप पेंट कर दो। आपका टारगेट क्या है? ये जो पाइप आपको दिख रहा है, कहां गया भाई? आजा, ठीक है। ये वाला जो पाइप आपको दिख रहा है, इसकी सतह जो है, इस सतह को जल और वाष्प दोनों से दूर रखना है। मतलब ये है कि उसकी सतह के ऊपर एक लेयर या कोटिंग कर दीजिए ताकि वो जल और वाष्प दोनों से दूर हो सके। तो पेंट कर सकते हो, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा सकते हो, जिसको आप यशद लेपन या फिर क्या कहते हो? आप कहते हो गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हो भाई? तो आप इसको कहते हो गैल्वेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो और क्या कह सकते हो आप इसको? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि यशद लेपन। और क्या तरीका है? आप ग्रीस लगा दो, ठीक है। तो आपने ग्रीस लगा दिया, तो इससे भी क्या होगा? इससे जो है आपका जो धातु है, जैसे ग्रीस लगाया आपने, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो धातु है उसका संपर्क जल और वायु दोनों के साथ क्या होगा भाई? टूट जाएगा। या तो आप क्या करें? मिश्र धातु जो है वो बना दें। अच्छा, मिश्र धातु कौन सी बना दें? तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई लोहे के ऊपर लग जाता है जंग पर, आप यदि लोहे में थोड़ा सा निकल, थोड़ा सा क्रोमियम और स्वाद अनुसार यदि कार्बन डाल देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है स्टील। तो लोहा जो है वो बनाने की किसके काम आता है भाई? स्टेनलेस स्टील के। तो आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लगता है, पर स्टील पर जंग भी नहीं लगता, ऊपर से शाइनिंग अलग आ जाती है ना। तो ये एक तरीका हो गया। या फिर आपने देखा होगा कि जो तांबा होता है हमारा, तांबा होता है, इससे हम क्या बना सकते हैं भाई? इससे हम क्या बना सकते हैं? तो इससे हम कांसा बना सकते हैं, पीतल बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कांसा है, पीतल है, स्टील है, इस पर जंग नहीं लगता है बच्चों।
इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि मिश्र धातु बनाते हो, आप कौन सी चीज बनाते हो, आप बनाते हो यदि आपकी मिश्र धातु, क्या बनाते हो, आप बनाते हो यदि मिश्र धातु। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि इससे जंग नहीं लगेगा, इससे जो आपका संक्षारण यानी कि कोरोजन है ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये 4 तरीके हैं, इसको अपनी कॉपी में आप बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। कुछ और चीजें हैं जिसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को हम लेकर चलेंगे समापन की तरफ, क्योंकि बढ़िया तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर लिया है ना। चलो नोट कर लो। कर लिया नोट? अच्छा, अब एक मजेदार बात बताते हैं। देखिए लोहे के ऊपर ये जो जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। मतलब ये कि जो लोहे की कोई भी चीज होगी, देखो ये पाइप दिख रहा है ना आपको, ये इनके ऊपर क्या किया गया, हम लोगों ने जो है जिंक चढ़ा दी, जिंक की परत चढ़ा दी। तो इससे क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन होगा। और गैल्वेनाइजेशन के बाद हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन। मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों के? हाँ आ रही होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन। अच्छा, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जीआई। अब यदि किसी तार पे, कोई तार यदि लोहे का है और उस पर गैल्वेनाइजेशन हुआ है, तो उस तार को क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन या जीआई तार। बात समझ में आई? तो ये जो हम लोग जीआई तार उपयोग करते हैं, हार्डवेयर की दुकान पे मिलता है, गमले बांधने, गेट बांधने, फ्लेक्स बांधने, होर्डिंग बांधने और भी बहुत सारी चीजों को बांधने के लिए हम जो जीआई तार उपयोग करते हैं बच्चों, ये बेसिकली क्या है, ये आपका तार जो है ये होता तो लोहे का है, पर इसके ऊपर होती है जिंक की परत, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि जीआई तार। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि इसका जो फुल फॉर्म है या मतलब है वो पहली बार पता चला हो, राइट? चलिए, 2-3 और चीजें हैं जो हमारे सिलेबस पे हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, यदि वो लोहे की बनी है तो उस पर जंग क्यों नहीं लगा है? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लोहे के अंदर कुछ और चीजों को मिक्स करके उसे बनाया गया होगा? या फिर एक सवाल ये है कि जो लोहे की पटरियां होती हैं, अब ये जो रेल की पटरियां होती हैं भाई, ये लोहे की तो होती है या कुछ और होता है? ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि रेल की पटरियों पर हमेशा पानी पड़ता रहता है, जल वाष्प होती है, उसके बाद भी उस पर जंग नहीं लगता है। सोच कर देखो, यदि उस पर जंग लगता और उतनी भारी ट्रेन उसके ऊपर से जाती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। तो ऐसा कौन सा कारण है कि लोहे की जो पटरियां होती हैं उस पर जंग नहीं लगता है? बात समझ में आ गई? चलो 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 चलो, तो इसको नोट कर लो। बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं कुछ और चीजें हैं क्या। ग्रीस लगाना हमने समझ लिया है, पेंट लगाना हमने समझ लिया है, ठीक है। कौन सी मिश्र धातु हम लोगों ने देख ली है? तो एक तो हमने भाई स्टील देखी, कांसा देखा, पीतल देखा, एक और होता है सोल्डर। क्या होता है? सोल्डर। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जब वायर तारवार उखड़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों की वेल्डिंग करने के लिए आप यूज करते हो सोल्डर, जिसको आप कैया भी बोलते हो, ठीक है। और एक वायर रहता है जिसको आप कैया से टच करते हो तो वो पिघल जाता है, उसको अपन बोलते हैं, उस वायर को हम बोलते हैं सोल्डर। तो उसको भी यहां पर लिख देते हैं। क्या है भाई? तो सोल्डर है। किससे मिलकर बना है? तो एसएन यानी कि टिन से मिलकर बना है, और लेड यानी कि पीबी से मिलकर बना है। दोनों ही जो है आपकी धातुएं हैं। एसएन कितनी मात्रा में होगा? तो टिन जो है वो आपके 40% होगा और पीबी जो है वो आपका 60% होगा। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम मिश्र धातु से बनाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टील। सोचो कि लोहे के बर्तन में आप खाना नहीं खा सकते क्योंकि मन ही नहीं करेगा, बट उसी लोहे में थोड़ा सा कार्बन डाला, थोड़ा सा क्रोमियम डाला, थोड़ा सा आपने निकल डाला और वो बन गया स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो है वो बहुत ज्यादा शाइन करता है। बात समझ में आ गई? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप यदि मिश्र धातु बनाते हैं तो आप जो है संक्षारण से बच सकते हैं। आप यदि यशद लेपन करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, जस्ते की परत, लोहे के ऊपर यदि जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो भी आप संक्षारण से बच सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसको मैंने यहां से हटा दिया है। अब एक बार रिवर्स में चलते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमने कौन सी चीजों को पढ़ा है। मैं बहुत फास्ट पढ़ाने वाला हूं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्रॉस चेक करो, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया था तो हमने ये देखा था कि जो धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं उनके भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं। मतलब ये हमने ये जाना था कि जो धातुएं होती हैं ध्वनिक होती हैं, उनमें से ध्वनि बाहर निकलती है। और कैसी होती है भाई? तो आघातवर्ध होती हैं,
तन्य होती हैं आपकी, और कैसी होती है, तो उनके ऊपर धात्विक चमक होती है। साथ में हमने ये जाना था कि जो अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो उनके कुछ एक अपर रूप पाए जाते हैं, उनके हमने भौतिक गुणधर्म देखे थे, हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखे थे। उसके बाद हमने अधातु को भूल गए थे हम, और हम चले थे धातु की तरफ, और फिर हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं वो अलग अलग चीजों के साथ अभिक्रिया कैसे करती है। धातुएं जब वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो दहन जैसी चीजों का निर्माण करती है, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातुएं निर्माण करती हैं अम्लों के साथ में, और धातुएं निर्माण करती हैं और दूसरे धातुओं के लवणों के साथ में। बात समझ में आ गई। कुछ ऐसे ही जो धातुएं होती हैं वो अधातुओं के साथ निर्माण करके अभिक्रिया कर क्या करती हैं भाई, आयनिक यौगिक बनाती हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है, पर हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं इसको, ताकि जल्दी 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 पूरे चैप्टर का मैं करवा रहा हूं आप लोगों को रिवीजन। सबसे पहले शुरू किया था भौतिक गुणधर्म से, उसके बाद हम आगे बढ़े थे। हमने देखा था कि धातुओं के कौन से भौतिक गुणधर्म हैं, जैसा कि अभी मैं डिस्कस कर रहा था, बट इमेज के साथ करेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्वनिक, आघातवर्ध, तन्यता और धात्विक चमक, ये 4 चीजें होती हैं भौतिक गुणधर्म में किसकी, धातुओं की। आगे बढ़ते हैं अधातुओं की तरफ। अधातुएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से धातुओं की तुलना में कैसी होती हैं भाई आपकी, तो ये आपकी कमजोर होती है। सिर्फ हीरा एक ऐसा पर रूप है कार्बन का जो कि बहुत ही ज्यादा अभी तक का पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। बात समझ में आ गई। और क्या देखा था हमने, ये देखा था कि जो अधातुएं होती हैं वो ध्वनिक नहीं होती हैं, तन्य नहीं होती हैं, आघातवर्ध नहीं होती हैं, और क्या होती हैं आपकी, उनके ऊपर चमक नहीं होती है। पर वहां पर भी हमने कुछ एक अपवाद देखे थे, जैसे कि आयोडीन जो है वो शाइन करता है, उस पर चमक होती है। फिर हमने देखा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कौन से हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हमने धातुओं की 4 अलग अलग चीजों से अभिक्रिया देखी थी। एक किसके साथ देखी थी, तो भाई वायु, दूसरी किसके साथ, तो भाई जल, तीसरी किसके साथ, तो भाई अम्ल, चौथी किसके साथ, तो धातु के लवण किसी और धातु के। बात समझ में आ रही है, किसी और धातु के। और इसी में हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। याद करो, सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, आप इसको प्लीज बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे वन शॉट रिवीजन को देख लेना। पूरा चैप्टर जो है एक एक पॉइंट के साथ हम लोगों ने कवर किया हुआ है, लवण किसी और धातु के। ये चीज हमने देखी थी किसमें, धातु के रासायनिक गुणधर्म में। मतलब सीधी बात ये है कि यहां पर हमने बात की थी रिएक्शन के बारे में। लो, यहां पर हमने बात की थी अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस के बारे में। गॉट इट, कहानी समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे। धातु का वायु में फिर 1 बाय 1 देखा, फिर क्या किया, जल के साथ अभिक्रिया देखी, फिर किसके साथ देखी, अम्लों के साथ अभिक्रिया देखी, फिर किसी और धातु के लवण के साथ अभिक्रिया देखी। याद करो, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली जो धातुएं होती हैं वो नीचे आने वाली धातु को क्या कर देती है भाई, विस्थापित कर देती है। यस और नो। आगे बढ़ेंगे। और क्या देखा, सक्रियता श्रेणी देखी, जो कि शुरू होती है कहां से, पोटेशियम से, और खत्म कहां पर होती है, सोने पर। बात समझ में आ रही है। बीच में कहीं पर हाइड्रोजन होता है, इस तरफ कॉपर होता है, इस तरफ जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, यहां पर होता है सिल्वर, और यहां पर होता है पारा। इसी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इधर वाली अधिक सक्रिय, उधर वाली कम सक्रिय। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे, पक्का ध्यान से देखिएगा। और देखा धातुएं और अधातुएं कैसे आपस में अभिक्रियाएं करती हैं। तो भाई जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं। और ये डायग्राम थोड़ा सा गलत था, इसको भी अपन ने सही किया था, पीछे जाकर देख लेना। बात समझ में आई। तो धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, और अधातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो जिसने इलेक्ट्रॉन का दान किया वो धनात्मक है, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो ऋणात्मक है। एक तरफ धनायन, दूसरी तरफ ऋणायन, दोनों ने आपस में मिलकर बनाया आयनिक यौगिक। बात समझ में आ रही है। तो धातुएं और अधातुएं आपस में मिलकर बनाती हैं आयनिक यौगिक। कैसे बनाती हैं स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैग्नेट ब्रेन हिंदी आपके साथ में सारे चैप्टर की धज्जियां उड़ा चुके हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बनाती है आपकी आयनिक यौगिक। चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो एक बात तो ये कि जो आयनिक आबंध होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है, इसीलिए आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। चालन करने के लिए आयनों का मुक्त होना जरूरी है, इसलिए ये सिर्फ पॉसिबल है द्रवित विलयन में। तीसरी बात, आयनिक आबंध बहुत ज्यादा क्या होता है भाई आपका, प्रबल होता है।
बात समझ में आ गई। और क्या देखा था, फिर हमने देखा था धातुओं का निष्कर्षण। अभी जो धातुओं का निष्कर्षण हमने देखा था, इसके लिए पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था और हमने देखा था कि भैया कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कैसी हैं भाई, उच्च क्रियाशील हैं। कैसी हैं, तो उच्च क्रियाशील है। कुछ कैसी हैं तो मध्यम हैं, और कुछ कैसी हैं तो निम्न है। सबके लिए हमने 1 बाय 1 देख लिया था, जो कि पक्का मुझे लग रहा है आगे होगा बिल्कुल। साथ में हमने ये देखा था कि अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे होता है, इसके हमने बहुत सारे रूप देखे। ठीक है, चलो और क्या देखा था, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें कौन सी थी, तो याद करो कॉपर था और Hg था, यही दोनों हमने देखे थे। ठीक है, और साथ में हमने क्या देखा था, तो हमने पूरे फ्लो चार्ट बनाए बढ़िया तरीके से। मध्य में कौन से थे भाई, तो जिंक था, और कौन सा था, Fe था, और कौन सा था, याद करो Mn था। जैसे मुझे ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से याद है, मैं चाहता हूं कि जब वो मेरे सारे स्टूडेंट्स को याद हो जाएगी तो इस चैप्टर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा। बात समझ में आई। अब चलते हैं उच्च क्रियाशील की तरफ, जिसमें हमने देखा था सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसी चीजों के बारे में। यस और नो। जहां पर आप याद करो, हमने विद्युत अपघटन से सोडियम के विलयन में से सोडियम को बाहर निकाल लिया था, है ना। ऐसी एक डायग्राम हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। फिर हमने ये देखा था कि धातु का परिष्करण क्या होता है भाई, तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि जो आपको धातु मिली थी निष्कर्षण के बाद, हो सकता है कि वो अशुद्ध हो। अशुद्ध धातु में से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, परिष्करण बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब परिष्करण के बाद हमने क्या देखा कि धातुओं में संक्षारण हो जाता है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा। और फिर लास्ट में हमने ये देखा कि जो संक्षारण होता है उससे आप किस तरीके से सुरक्षा कर सकते हो। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका धातु और अधातु, उसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है।